हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, ये इस हो सके मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की रही है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारा घर है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है बच्चों, अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं आपको। पेड़, पौधे, झरने, ये सारे पृथ्वी के तत्व हैं, ठीक है। जिनमें आपको मृदा भी दिखाई देती होगी, मैदान भी दिखाई देते हो, पहाड़, नदियां, मैदान, सूरज, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, उद्योग, ऑफिस, व्यापार, संस्थान, ये सारे के सारे ही हमारे पृथ्वी के क्या है बच्चों, तत्व हैं। इसके साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो बच्चों जो प्रकृति के अंग है। ऐसे तत्व भी है जो मानव के अंग है और ऐसे अंग भी है जो प्रकृति के अंग है, ठीक है। जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया है और कुछ का निर्माण प्रकृति ने किया है या प्रकृति के सहयोग से हुआ है, ठीक है बच्चों। प्रकृति के तत्व वो होते हैं जिन्हें प्राकृतिक तत्व कहा है, जिन्हें प्रकृति ने ही बनाया है। जबकि मानव द्वारा निर्मित जो तत्व होते हैं वो होते हैं जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है, या मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व, हम जिन्हें मानवीय तत्व कहा जाता है। जैसे अपने समाज के बारे में, समाज हो गया, संस्कृति हो गया, कोई फेस्टिवल मनाते तो ये सारा किसने बनाया है? मानव ने तो बनाया है ना। इसके साथ साथ प्रकृति, जैसे पहाड़, पर्वत, झरने, सूरज, ये सारा किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो हमारी पृथ्वी पर दो चीजें होती है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भूगोल के बारे में। तो बच्चों, आखिर भूगोल का पिता है कौन? आखिर भूगोल का जो पिता है कौन? तो बच्चों, भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस महोदय को भूगोल का पिता माना जाता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी शब्द। आखिर जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, ज्योग्राफी जो शब्द है, ठीक है, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। अब आप बोलोगे इरेटोस्थनीज कौन थे? तो बच्चों, इरेटोस्थनीज कौन थे? यूनान के एक काफी गणितज्ञ थे, भूगोलविद भी थे, कवि भी थे, खगोल विद्य भी थे और संगीत या सिद्धांतकार भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज किसके अंदर थी बच्चों? इरेटोस्थनीज में मौजूद थी। अब बात करते हैं, अच्छा हमने पिता भी समझ लिया, शब्द का प्रयोग किसने किया ये भी समझ लिया। अब बात करेंगे आखिर भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो भूगोल है एक ग्रीक भाषा, यानी भूगोल ज्योग्राफी से बना है, जियोग्राफी से, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? जियोग्राफी कहलाता है। अब बात करेंगे आखिर भूगोल के अध्ययन की प्रमुख शाखाएं कौन सी है। तो याद रखिएगा बच्चों, भूगोल के अध्ययन की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक होता है क्रमबद्ध उपागम और एक होता है प्रादेशिक उपागम। आइए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं? क्रमबद्ध वर्ड से समझ, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस वाइज। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, किसी विशेष जो भौगोलिक तत्व होते हैं ना बच्चों, उनका अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक तत्व का मतलब क्या है? कोई पहाड़ है तो हमने उन पहाड़ों के विशेषताओं का जो अध्ययन करेंगे वो आपका क्रमबद्ध भूगोल में आएगा। क्रमबद्ध भूगोल बच्चों एक ऐसी विधि है जो किसी क्षेत्र की जो समाकालित या इंटीग्रेटेड जो रूप होता है ना, वो पूरी तरीके से प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब, कोई पहाड़ है तो अंदर से कितना मजबूत है, कितने मतलब पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे, ये सभी चीजों की जानकारी हमें क्रमबद्ध भूगोल देता है। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर भी आधारित होती है, जो क्रमबद्ध भूगोल होता है। इसके साथ साथ जो क्रमबद्ध भूगोल होता है बच्चों, ये खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है, हमारे सामने लेकर आता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की खोज करता है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु भी है, ठीक है बच्चों, जो विभिन्न प्रकार के उप प्रकार निश्चित करता है। अब बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक मतलब क्या? जो किसी प्रदेश के बारे में बताए बच्चों। तो प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? जो किसी एक प्रदेश का जितने भी भौगोलिक तत्व होते हैं उनको एक एक करके जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान क्या है बच्चों? आप दिख रहा होगा, राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रदेश है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में बहुत सारे पहाड़ भी हैं, है कि नहीं है?
तो इन सब चीजों का अध्ययन, एक प्रदेश के जो भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। और प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, जो विधि होती है वो एकांकीय होती है, एक एक करके इसका अध्ययन किया जाता है। ये विधि क्या होती है बच्चों, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। अब बात करते हैं आखिर हमें भूगोल विषय पढ़ना ही क्यों चाहिए, आखिर से होगा क्या। तो देखो बच्चों, भूगोल के अध्ययन से क्या होता है, मानव समाज में जो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको देखा होगा कि अगर अभी देखा जाए तो हम दक्षिण भारत में देख लो, उत्तर भारत में देख लो और पूर्वी भारत में देख लो, तीनों में समाज बिल्कुल अलग है। तो इन तीनों समाजों को अगर हमें समझना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे वैश्विक शांति और लोगों में एक भाईचारा बना रहे, है ना। इसके साथ साथ भूगोल हमको क्या करता है बच्चों, जो भूपृष्ठ होता है, जो जमीन होता है, ठीक है बच्चों, भूपृष्ठ की जो विविधता को समझने में काफी ज्यादा सहायक है। और ये स्थान वो समय अर्थात जो क्या होता है स्पेस और टाइम के भी क्या करता है, बताता है भूगोल, ठीक है ना। और इन्हीं सभी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की मतलब मनुष्य क्या करता है, तलाश करता है कि आखिर समय कैसे बना, ठीक है ना, स्थान कैसे बने, पहाड़ पर्वत झरने ये सारे कैसे बने। इसके साथ साथ भूगोल क्या है बच्चों, मानचित्र के जरिए क्या कर सकते हैं, यानी हम लोग मैप के जरिए क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को आसानी से जान सकते हैं, उसके धरातल, उसकी जमीन को जान सकते हैं, उसके भूदृश्य को समझ सकते हैं, उसकी कुशलता को समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इन सभी इसके साथ साथ क्या होता है, भूगोल में क्या होता है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे GIS, ठीक है ना बच्चों, मानचित्र कला, ठीक है, दूर संवेदन, ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। और राष्ट्रीय विकास में भी काफी राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान करता है हमें भूगोल। इसने क्या किया है, विश्व में व्यापार वाणिज्य को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है, प्रशासन चलाने की सीख दी है, भ्रमण को बढ़ावा दिया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। किसने, भूगोल ने। क्योंकि हम जब भूगोल का अध्ययन करेंगे, आज ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा लोग नेचुरल चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, है ना। तो नेचर को अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भूगोल का हमें डीप से डीप अध्ययन करना पड़ेगा। इन सभी कारणों से हमें भूगोल का अध्ययन किया जाता है। हम बात करेंगे बच्चों वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, यानी भूगोल में किन किन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बात करते हैं आखिर क्या। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं बच्चों जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए कि सपोज करो कोई पहाड़ है ना, तो कोई पहाड़ है या कोई ज्वालामुखी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये पहाड़ है कि ज्वालामुखी है, तो मैं इसका प्रश्न क्या होगा हमारा, क्या आखिर ये है क्या। दूसरा बच्चों, कहाँ। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं। जैसे कोई पहाड़ है तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ तक है। ऐसे प्रश्नों को हम कहाँ से निरूपित करते हैं। और तीसरा आता है क्यों। ये ऐसे प्रश्न की व्याख्या करता है या तत्वों या तथ्यों का व्याख्या करता है जो कारण बताता है, ठीक है ना, जो कारण से जुड़े होते हैं। जैसे अगर कोई पहाड़ का निर्माण हुआ या ज्वालामुखी का अगर निर्माण हुआ, कोई सपोज करो ज्वालामुखी है, तो आखिर ये ज्वालामुखी क्यों बना और कैसे बना। इन प्रश्नों को हम क्यों में देखते हैं। आप सभी को पता है ज्वालामुखी का निर्माण मैग्मा के द्वारा होता है, जो पृथ्वी से निकलता है मैग्मा। तो ये पृथ्वी से मैग्मा जब बाहर की ओर निकलता है और ज्वालामुखी का निर्माण करता है, तो इसका जवाब मुझे किसने दिया, भूगोल ने दिया ना। तो इसी को हम क्यों में निरूपित करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों भौतिक भूगोल के अध्ययन से मानव जीवन के लिए आखिर महत्व क्या है। यानी हम जब भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है, जैसे पहाड़ पर्वत झरने, है ना बच्चों। और आगे देखेंगे अभी। तो देखो होता क्या, भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। भूगोल की ये सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत शाखा होती है बच्चों, जिसमें भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों या भू आकृति, जल प्रवाह या ऊंचाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर बात करूं बच्चे, तो देखो
मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। और कृषि कौन करता है? मानव करता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि का ठोस आधार प्रदान करती है। आप सभी को पता है जो उपजाऊ मिट्टी है वो कृषि को आधार प्रदान करती है। इसीलिए सभी मानवीय क्रियाकलापों को आधार प्रदान कौन करता है? भौतिक भूगोल आधार प्रदान करता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल का आखिर महत्व क्या है। तो बच्चों देखो, भौतिक भूगोल से क्या होता है, हम भूमंडल के बारे में जान सकते हैं। भूमंडल का मतलब जैसे आप सभी को पता हमारी पृथ्वी है जो को कई सारे परतों में बांटा गया है, जैसे क्रोड, मेटल, परपट्टी, है ना। तो इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। वायुमंडल का अध्ययन करते हैं किससे? भौतिक भूगोल में। जैसे आप सभी को पता है, जैसे सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल कहते हैं, फिर मध्य मंडल कहते हैं, फिर आयर मंडल कहते हैं, फिर बही मंडल कहते हैं, ठीक है ना। और कहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है, इन सभी चीजों का वर्णन हम वायुमंडल में करते हैं। तो हमें कौन सिखाता है? भौतिक भूगोल। जल मंडल का भी हम अध्ययन करते हैं, यानी हमारे जो समुद्र में कौन कौन प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इसके साथ साथ जैव मंडल के बारे में बताता है कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। ये हमें कौन बताता है? भौतिक भूगोल। इसीलिए भौतिक भूगोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। दूसरा क्या है, भौतिक भूगोल क्या करता है बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंध से जुड़े विषयों को रूप में विकसित करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बात की जाए कि पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हैं, तो वो किसके लिए उपयोग में है? मानव के लिए। मानव उन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए क्या करता है? अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास क्या करता है? सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं आखिर भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। अब कौन सी शाखा? तो देखो, पहला आता है भू आकृति विज्ञान। बच्चों, भौतिक भूगोल की पहली प्रमुख शाखा कौन सी होती है? भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या होता है बच्चों? जमीन या धरातल पर विभिन्न प्रकार की आपको जो भू आकृतियां दिखाई देती है, जैसे महाद्वीप हो गया, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गई, नदियां हो गई, इन सब चीजों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और इसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं, है ना, कि कोई जैसे महाद्वीप कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, नदियां कैसे बनी, इन सब चीजों का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। दूसरा आता है जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान क्या होता है बच्चों? इसमें जलवायु और इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्षा कैसे होती है, तापमान कैसे बढ़ता है, वायु दाब किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, आंधी किसे कहते हैं, ये सभी जलवायु के मुख्य घटक होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तीसरा आता है बच्चों जल विज्ञान। अब जल विज्ञान का मतलब क्या होता है? इसमें हम महासागरों के बारे में बात करते हैं ना, अध्ययन करते हैं, नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, झीलों के बारे में, हिमानियों का मतलब बर्फीली जगहों के बारे में अध्ययन करते हैं। जलवाष्प का मतलब क्या होता है? भाप के बारे में बात करते हैं। और प्रकृति और मानव के जीवन में जल का आखिर क्या महत्व है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम जल विज्ञान में बच्चों करते हैं। अब आता है मृदा भूगोल। अब मृदा भूगोल का मतलब क्या होता है? इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि आखिर मृदा का निर्माण होता कैसे है, किस प्रकार से मृदा उपजाऊ बनती है या किस प्रकार से मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म होती है, ठीक है। इसके प्रकार, मृदा के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा। उसकी उत्पादक स्तर के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मृदा ज़्यादा उपजाऊपन होती है, कौन सी मृदा कमज़ोर होती है, और उनके वितरण के बारे में कि कहाँ कहाँ ये मृदा पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती। जैसे जलोढ़ मृदा ज़्यादातर उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मृदा भूगोल में करते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और बेसिक चीजें इसके साथ समझाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं बच्चों, आप सभी को पता है पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अन्य ग्रहों पर संभावनाएं हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते। आज हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं ना बच्चों, उसका निर्माण आज से करीबन करोड़ों साल पहले हुआ था। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिया है, लेकिन किसी का तर्क सटीक, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले हम तो थे नहीं, तो हर वैज्ञानिक का अपना एक अलग तर्क होता है। तो चलो इसमें इसी चीजों को समझेंगे। पृथ्वी से पहले सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मांड के बारे में।
जैसा कि ब्रह्मांड का निर्माण। आखिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे? तो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो अगर बात की यानी सभी लोगों ने एक मत माना है जिसे कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। ये 1920 में एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था, है ना। इन्होंने बताया किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इन्होंने ये कहा, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ये कहा कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड था ना, ये एक केवल छोटे से परमाणु के कण में समाया हुआ था। इस कण का जो आयतन था ना, वो बहुत छोटा था, लेकिन इसका जो घनत्व, घनत्व का मतलब सॉलिड, है ना, और ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। और ये चीजें जब इस कण में ज्यादा आकर्षित होने लग गई या इनका संचयन होने लग गया, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, विस्फोट हो गया, है ना। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर ही क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये कहा जाता है कि आज से करीबन मतलब अगर देखा जाए 3 लाख वर्ष पहले, है ना, अगर देखा जाए तापमान में गिरावट भी आया था। कहा जाता है आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और हमारा ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है, यानी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। उस समय कहा गया यानी 3 लाख वर्ष पहले, है ना, 4500 केल्विन जो तापमान है वो कम हो गया था। और ये घटना आज से करीबन मैंने अभी बताया 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी 1307 करोड़ साल पहले ये घटना हुई थी। अब बात करते हैं बच्चों हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति। ब्रह्मांड तो देखो, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, है ना। उस आकाश गंगा में हमारा जो है आकाश गंगा है उसे कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और हमारे मिल्की वे में क्या है, एक तारा है और 8 ग्रह हैं। सूर्य हमारे मिल्की वे का यानी हमारे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य एक तारा है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं जैसे बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ये 4 ग्रह जो होते हैं बच्चों, ये सूर्य के सबसे पास हैं और इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे इन 4 ग्रहों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड आते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पेटी कहते हैं। इसके बाद में 4 अन्य और ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। इन्हें अभी जोवियन ग्रह भी कहते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, है ना। चलो, तो अब बात करते हैं आखिर आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। जैसे याद ना बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तीनों ग्रह जो 4 ग्रह होते हैं, इन्हें इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दूसरा, इन ग्रहों पर जीवन की संभावना है, जैसे कि बुध और शुक्र पे तो नहीं है, लेकिन मतलब शुक्र, पृथ्वी और मंगल पे, इन तीनों पे है ना। बुध पे तो नहीं हो सकती, है ना। और शुक्र को आप सभी को पता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तीसरा, इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो ठोस चट्टानों से हुआ है। इसके साथ साथ ये सूर्य के सबसे पास है। जो 4 ग्रह होते हैं जो सूर्य के सबसे पास होते हैं, इन ग्रहों पर जो तापमान होता है सामान्य या जीवन के रहने के लिए ठीक है, नॉर्मल है ना। दूसरा देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में आता है बच्चों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन ग्रहों को हम बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो गैसों से हुआ है। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना बहुत कम है ही नहीं, क्योंकि इन ग्रहों का निर्माण गैसों से हुआ है ना। और ये ग्रह सूर्य के प्रभाव से दूर हैं, तो ये ठंडे ग्रह हैं, है ना। इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है, ये ठंडे ग्रह हैं, है ना। और आकार में जो है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये होता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर। अब बात करेंगे आखिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य, मंगल, पृथ्वी, इन सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसकी 3 अवस्थाएं थी, जिनमें से पहली अवस्था में ये कहा गया कि एक बहुत विशाल जो गैसीय और धूल भरा बादल होता था जिसे निहारिका कहा जाता था, जो है ना। निहारिका क्या था, जब उस परमाणु के कण में विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद बहुत सारे कण, तो इस गैसीय बादल को ही हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। इसको मैं जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें हुआ क्या, इस गैसीय बादल में क्या हुआ था बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे के सारे जितने कण थे ना, वो एक जगह इकट्ठे होने लग गए। और इससे क्या हुआ, क्रोड के चारों ओर
जो गैस और धूल कण का एक घूमता हुआ जो चक्राकार परत या बादल बन गया था, और ये सारे के सारे जो कण है वो एक जगह एकत्र होने लग गए, है ना। तीसरी अवस्था में क्या हुआ था, जैसे तीसरी तो बता दी, दूसरी अवस्था में क्या हुआ, ये गैसीय डिस्क में छोटे छोटे गोलक बनना शुरू होने लग गए थे, जिन्हें ग्रहणु कहते हैं। बहुत छोटे छोटे ये वो जो होते हैं पिंड होते हैं, और ये छोटे छोटे गोलक जो होते हैं ये पदार्थों का एक संगठक बनने लग गया था, जिसको आपको चित्र में दिख रहा होगा। और ये छोटे गोलक अब आपस में क्या होगा, टकराते हुए चिपकने लग गए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स था। और इस प्रक्रिया में अधिक बड़े पिंड बनने लग गए, यानी बड़े बड़े जो पिंड है वो इससे क्या होने लग गए थे, बनने लगे थे। ये टकराव और चिपकने की प्रक्रिया ग्रहाणुओं के निर्माण की दिशा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद क्या हुआ, जब कई छोटे छोटे जो ग्रहणु हैं वो आपस में मिलने लग गए, है ना, तो एक पिंड बनकर उभरा, और यही पिंड क्या हो गए, ग्रहों के रूप में विकसित होने लगे थे। तो ये थी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित तीनों की तीनों अवस्थाएं। अब बात करते हैं आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो बच्चों, चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला द बिग स्पैलेट सिद्धांत, और दूसरा जो है वो है डंबल का सिद्धांत। चलो इन दोनों सिद्धांतों को समझते हैं कि आखिर है क्या। पहले बात करते हैं द बिग स्पैलेट सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है या इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है इमैनुअल कांट, है ना। इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने ये कहा, इमैनुअल कांट ने कहा कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, और पृथ्वी का जो एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और यही कालांतर, कालांतर का मतलब क्या है, भविष्य में जाकर किसका निर्माण हुआ, हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये कहीं ना कहीं बात सिद्ध भी होती है, क्योंकि इसी टकराव से क्या हुआ था, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है बच्चों, प्रशांत महासागर है। ये कहा जाता है इसी के टकराव के कारण प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। दूसरा सिद्धांत है डंबल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि आरंभ में जो हमारी पृथ्वी थी ना, वो एक डंबल के आकार की थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भविष्य में पृथ्वी के जो डंबल है यानी एक हिस्सा टूट गया, और टूटने के बाद यही चंद्रमा बना। तो ये दो सिद्धांत दिए जाते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आने वाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर होने वाला है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ये सॉरी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर कैसे हमारी पृथ्वी बनी। तो देखो बच्चों, जो हमारे ग्रहों के निर्माण में हमने पढ़ लिया था, तो अब हुआ क्या कि पृथ्वी शुरू में क्या था, एक गर्म चट्टानी थी और पूरी वीरानी ग्रह था। आपको दिख भी रहा होगा चित्र में। इसका जो वायुमंडल बहुत ज्यादा विरल था, पतला था, और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। पूरा का पूरा जो वायुमंडल था, या वायुमंडल तो था ही नहीं। अब हुआ क्या, समय के साथ पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे क्या हुआ, हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ था। यानी आज की पृथ्वी में बहुत सारा जो पानी है ना, वो जीवन के अनुकूल वातावरण के अनुसार हुआ है ना। अब हुआ क्या था कि जैसे कि मतलब हुआ, इसके साथ साथ हमारी जो पृथ्वी जो है ना, वो परतदार है। इसमें विभिन्न प्रकार के परतें हैं, जैसे भूपरपट्टी, मैंटल, क्रोड। क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। अब बात करते हैं आखिर स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, जमीन का निर्माण कैसे हुआ। तो हुआ क्या बच्चों, पृथ्वी उस समय अत्यधिक ताप थे, हमारे पृथ्वी को बहुत ज्यादा ताप था, है ना। अब पृथ्वी की आंशिक रूप से जो पृथ्वी था वो द्रव अवस्था में था। जो पूरा का पूरा पृथ्वी का जो लावा था यानी मैग्मा था, वो बाहर निकल गया था, जिसके कारण पूरी पूरी पृथ्वी क्या थी, एक तरीके से द्रव अवस्था में थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान की अधिकता के कारण क्या हुआ थे, विभेदन होना शुरू हो गया था। अर्थात हल्के पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ गए, और भारी पदार्थ जो हो गए वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गए। अर्थात हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्वों के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया था, है ना। इसी अलगाव से क्या हुआ, मैंने अभी बताया, भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकल हो गए, ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ क्या हुए थे, पृथ्वी की सतह पर आ गए। और समय के साथ अब धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लग गई थी,
और जैसे ही धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई और इस तरीके से हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं आखिर हमारे वायुमंडल या जलमंडल का विकास कैसे हुआ था। तो इसकी तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था सौर पवन के कारण यानी सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसें थी वह हमारी पृथ्वी से दूर हो गई थी। दूसरा क्या हुआ था, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प क्या हो रहा था यानी इवेपोरेशन जो होता वो बाहर निकल रहा था, है ना। और धीरे धीरे यही क्या हुआ, संघनित होता गया, जिससे हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ था, है ना बच्चों। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ था, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे जिसके कारण वाष्प और गैसें लगातार बढ़ती हुई जा रही थी, है ना। और यही धीरे धीरे संघनित होती जा रही थी, होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई और इस तरीके से महासागरों का निर्माण हुआ था हमारे पृथ्वी पर, है ना। इस तरीके से जैसे आप महासागर देख सकते हो। अब बात करते हैं आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर जीवन कैसे आया। तो हुआ क्या बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण था जिसमें जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित था कि आखिर हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। जैसे पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए उस समय अनुकूल नहीं था। अब क्या हुआ, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया को बताया है, जिसके पहले में ये बताया है कि जैव अणु बने थे, यानी ऐसे जीव जंतु बने जो समूह में रहते हों और समुद्र के अंदर रहते हों। और ये समूह ऐसा था जो अपने आप को पुनः बना सकता था, है ना। और निर्जीव पदार्थ को ये क्या कर सकता था, जीवित कर सकता था। तो इसी प्रकार से हमारे समुद्र में एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और फिर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, है ना। और पेड़ पौधों का निर्माण हुआ जिससे हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी और इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाएं कौन कौन सी थी। पहली थी निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जो जनक थे इमैनुअल कांट थे। इन्होंने ये कहा है कि गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से क्या हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सामने ग्रहों मतलब जो बादल है और इसके केंद्र में किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारे के सारे जो गैसें हैं वो एक जगह एकत्र होने लग गई है। दूसरा, लाप्लेस ने इस परिकल्पना में थोड़ा सा बदलाव किया। इन्होंने कहा कि जो घूमते हुए जो नेबुला नेबुला आपको केंद्र वाला भाग दिख रहा होगा, कोणीय जो संवेग था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था और नेबुला जो था वो संकुचित यानी सिकुड़ने लग गया और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा और यही धीरे धीरे बाद में क्या बना, ग्रह बना था। तो ये थी निहारिका परिकल्पना। तीसरी अवस्था में ये कहा गया, तीसरे में चैम्बरलैन और मोल्टर ने एक अलग ही विचारधारा दे दी। उनके अनुसार ये कहा गया कि जो सूर्य था, सूर्य के पास से एक अन्य तारा क्या हुआ, गुजरा, जिसके कारण दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण सूर्य का कुछ भाग निकल गया सिगार के रूप में, कुछ भाग निकल गया और यही कालांतर में या भविष्य में क्या बन गए, ग्रहों का निर्माण हो गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ था, हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो ये था इस वीडियो का अंतिम पार्ट था। ज्यादातर टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर कर दिया है। बाकी एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन आप लोगों के रह जाएंगे उसे मैं जल्द ही कवर कर दूंगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम खड़े हैं उसके अंदर क्या क्या छिपा है? हमारी पृथ्वी सिर्फ बाहर से पहाड़, नदियां और जंगलों से बनी नहीं है। इसके अंदर कई परतें हैं, कुछ ठोस, कुछ पिघली हुई और कुछ इतनी गर्म कि वहां कोई रह भी नहीं सकता। तो आज के इस एनिमेशन वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की इन रहस्यमयी आंतरिक परतों के बारे में। कौन सी परत सबसे भीतर है, कौन सबसे कठोर है और किसने बनाया धरती को ऐसा जैसा वो आज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कि क्लास 11th का ये 3rd चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर पृथ्वी के बारे में, तो आप सभी को पता है कि सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। ये अपनी स्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए
तो तीसरा ग्रह है और हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है या जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से दिखाई देने पर यह नीला दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो देखो बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के हमारे पास दो स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष स्रोत और एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? देखो, प्रत्यक्ष स्रोत में हम इसके अंतर्गत खनन से हम प्राप्त जो प्रमाण होते हैं या ज्वालामुखी से जो निकला हुआ वस्तुएं होते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के गहराई कितनी है। हम खोद के तो पता कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं बच्चों, आज तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में केवल 12 किलोमीटर तक ही खुदाई की जा चुकी है। आर्कटिक ओशन में रूस के द्वारा यह सबसे पहला खुदाई किया गया था, है ना। और ज्वालामुखी आप सभी को पता है, ये पृथ्वी के केंद्र से जुड़ा होता है, जिससे हमारे पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है, ठोस चट्टानें आने लग जाती हैं, जिससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इसके नीचे कौन सी परत है ना। इसके साथ साथ अंतरिक्ष से प्राप्त जो उल्का पिंड होते हैं वो भी ठीक उसी प्रकार से बने हैं जिस प्रकार पृथ्वी बनी है, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा आता है भूकंप संबंधित क्रियाएं भी हमें बता देती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना किस प्रकार की है। अब देखो बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत कहलाता है भूपरपट्टी, उसके नीचे वाला भाग कहलाता है मेंटल और उसके नीचे वाला भाग कहलाता है क्रूड। आओ चलो इन तीनों के बारे में देखते हैं और समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं भूपरपट्टी के बारे में, तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों। ये धरातल से लगभग यानी जमीन से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस परत की जो चट्टानें होती है उनका घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये सबसे ऊपरी भाग जिस पे हम खड़े होते हैं, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। दूसरा आता है मेंटल, यानी परपट्टी का जो निचला भाग होता है वो मेंटल कहलाता है। ये भाग भूपरपट्टी के नीचे से आरंभ होकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ठीक है, भूपरपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या करता है, स्थल मंडल का निर्माण करता है। मेंटल का जो निचला भाग कौन सा होता है बच्चों, ठोस अवस्था में होता है। इसका घनत्व 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तीसरा आता है क्रूड। क्रूड जो होता है बच्चों पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है क्रूड। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है आंतरिक क्रूड, दूसरा होता है बाहरी क्रूड। जो बाहरी क्रूड जो होता है जिसे तरल अवस्था में होता है, जिसे पृथ्वी का पाताल भी कहा जाता है, जबकि आंतरिक क्रूड जो होता है बच्चों वो ठोस अवस्था में होता है ना। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्रूड जो होता है वो निकिल और लोहे से बना होता है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं क्रूड को। अब बात करते हैं आखिर भूकंप का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, भूकंप का मतलब क्या है आप सभी को पता है। भूकंप का साधारण अर्थ क्या होता है, भूमि में कंपन होना, है ना, या पृथ्वी का हिलना, यही तो भूकंप कहलाता है। इसके साथ दूसरे शब्दों में अचानक झटके आना, पृथ्वी का हिलना, ये सब भूकंप होता है। भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक यानी नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा से होने वाले प्रकोप हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, अगर भूकंप आता है तो क्या होता है, इसका प्रभाव जमीन हिलने लग जाती है, धरातलीय विसंगतियां होती हैं, भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन यानी जमीन नीचे के अंदर धंस जाती है, मृदा द्रवण होता है, मृदा अपरदन होता है, धरातलीय विस्थापन हो जाता है जिससे हिमालय जैसे निर्माण हुआ, हिमस्खलन यानी बर्फ सीधा जमीन में घुस जाता है, बांध टूटने लग जाते हैं, आग लगने लग जाती है, जो घर बार होते हैं टूटने लग जाते हैं, ऊंचे ऊंचे जो इमारतें हैं वो गिरने लग जाती है, सुनामी की जो लहरें हैं ये ऊंची उठने लग जाती है, वस्तुएं गिरने लग जाती हैं और धरातल का एक तरफ झुक जाती है। ये सारे के सारे भूकंप के क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। बात करते हैं भूकंप के प्रकार कितने होते हैं। तो भूकंप के पहला प्रकार होता है जैसे कि विवर्तनिकी भूकंप। अब विवर्तनिकी भूकंप किसे कहते हैं, देखो बच्चों, विवर्तनिकी भूकंप जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। ये भूकंप क्या होता है, हमारी जो चट्टानें होती है
अचानक जब सरक जाती हैं तो इस प्रकार की भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो उससे क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। इसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक या विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। दूसरा आता है ज्वालामुखी भूकंप यानी वोल्केनो अर्थक्वेक। ये एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं या समझा जाता है। ये भूकंप ज्यादातर क्या होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जिसमें हमेशा बाहर की तरफ क्या ज्वाला या लावा निकलता रहता है। तीसरा आता है निपात भूकंप या नियात भूकंप भी कहते हैं। इसमें ज्यादा खुदाई करने के कारण कभी कभी क्या होती है, जो भूमि की जो छत होती है वो नीचे बह जाती है, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इसलिए इसे निपात या नियात भूकंप कहते हैं। चौथा आता है विस्फोट भूकंप। अब विस्फोट भूकंप क्या होता है बच्चों, देखो कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट भी किया जाता है, यानी कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो इससे आसपास भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इस तरीके के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। और पांचवा आता है बांध जनित भूकंप। बांध जनित साधारण शब्दों में बांध जनित क्या होते हैं, जो भूकंप बड़े बांध के टूटने से उत्पन्न होते हैं उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जितना हो सके वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी है। चलो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं आखिर भूकंप का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है बच्चों, देखो भूकंप को अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कंपन। अब भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम देखते हैं कि हाँ भूकंप क्या है। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। एक भूकंप मापी यंत्र होता है, इससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, है ना। इसके साथ साथ अगर भूकंप की तीव्रता देखी जाए तो भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक होती है ना। आज तक जो 7 तक ही आया है भूकंप, है ना, इससे ज्यादा नहीं आया है। 7 भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, काफी ज्यादा लोगों की हत्या होती है, मृत्यु हो जाती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में बात किया तो भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है ना। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। एक होती है भूगार या भूगार्भिक तरंगे या भूगर्भीय तरंगे होती है, दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे होता क्या। देखो बच्चों, ये तरंगे क्या होती है, भूगर्भ यानी हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा आंतरिक केंद्र से निकलती हैं, है ना, और बहुत अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाती है। ये तरंगे क्या करती है, धरातलीय जो शैल होती है, चट्टाने होती है, उसमें क्या करती है, चलती रहती है और ये अपना वेग बदलती रहती है। अगर मैंने बताऊं, देखो बच्चों भूगर्भिक तरंगे जो है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पी तरंग और एक होती है एस तरंग। चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। देखो बच्चों, पी तरंग जो होती है उसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, है ना। ये स्प्रिंग के समान होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना उस तरीके की समान होती है पी तरंगे। दूसरा, पी तरंगे जो होती है बच्चों, ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। तीसरा, है ना, ये हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, धरातल जो होता है ना, हमारा सरफेस जो होता है, ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तीव्र गति से तरंगे पहुंचती है, यानी हमारे धरातल पर सबसे पहले और तीव्र गति से पहुंचती है, इसलिए इसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा आता है एस तरंग। एस तरंग को द्वितीयक तरंग या हम इसे कह सकते हैं सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये रस्सी की झटकने के समान होता है बच्चों, जैसा आपने देखा रस्सी झटकना होता है, तो उस तरीके की ये वेव्स होती है। ये तरंगे केवल कठोर या ठोस पदार्थ में ही गुजर सकती है ना। ये धरातल पर भी क्या करती है, तरंगों के पहुंच यानी धरातल पर हमारे पी तरंगों के बाद पहुंचती है ना। और ये तरल पदार्थ में, मैंने अभी आपको बताया, तरल पदार्थ में नहीं चल सकती। वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भों को समझने के लिए इन तरंगों का यूज किया जाता है ना। तीसरा जो दूसरा आता है बच्चों, हमने बात करी, वो आता है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तरंग जो होती है ना वो धरातल पर काफी ज्यादा हानिकारक और प्रभावशाली होती है। ये गहराई के साथ इनकी जो तीव्रता है ना वो जितनी गहरी होंगी उतनी कम होंगी। भूगर्भिक तरंगे जो है और धरातलीय शैलों के माध्यम ये क्या करती है, अन्योन क्रिया करती है, जिससे हमारे क्या होता है, धरातल पर इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। और धरातलीय तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा विनाशकारी होता है, जब ये आते हैं तो काफी ज्यादा जन धन की हानि होती है
है ना। तो ये काफी ज्यादा विनाशकारी होती है। अब बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। एक बार मैं और बता दूं बच्चों, पी तरंगों के बारे में, यानी पी तरंगे मैंने बताया तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। तीसरा, ये तरंगे क्या होती है, ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों में चल सकती है, बता दिया मैंने आप लोगों को। पी तरंगे जो होती है कंपन की दिशा उत्पन्न करती हैं और ये सैलों के संकुचन या फैलाव से उत्पन्न होती है। जो चट्टाने हैं ये संकुचित है, मतलब सिकुड़ जाती हैं या टूट जाती है, उससे उत्पन्न होती है। दूसरा आता है द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों को हम एस तरंगे भी कहते हैं, ये धीमी गति से चलती है और पी तरंगों के बाद पहुंचती है। एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती है, ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ में ही गुजर सकती हैं। एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के क्या होती है, समान होती है। ये शैलों के उभार और जैसे शैल चट्टानों या उभर जाती हैं या गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार की तरंगे आती हैं। और एक चीज बता दो बच्चों को, जहां से तरंग उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र, और जहां सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र। इस चीज को आप याद रखिएगा। बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखो बच्चों, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में आप सभी को पता है, पहले मैं बता दूं ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, ज्वालामुखी बेसिकली अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी एक ऐसी निकाश नलिका होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे भूगर्भ का जितना भी लावा होता है, राख होता है, ये जितने भी चीजें, राख हो गया, मिट्टी हो गई, धुआं हो गया, ये सब बाहर जो निकलती है, तो इस तरीके से ज्वालामुखी का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो ये वस्तुएं निकलती हैं उसे ज्वल खंडिश्म कहा जाता है ना। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट या उद्भेदन होता रहता है, मतलब जो लावा है वो बाहर निकलता रहता है। इसका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है। जैसे इटली में एक जगह है एक्ना ज्वालामुखी, और आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखो, जो इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, काफी लंबे समय तक जो उद्भेदन जो होता है या जो लावा वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन की संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी भी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे काफी ज्यादा धन या लोगों की हानि होती है ना। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सबसे अच्छा उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होता है। तीसरा आता है विलुप्त ज्वालामुखी, यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है बच्चों, विस्फोट होता ही नहीं है, पूरी तरह बंद होता है और भविष्य में भी इनके फटने की कोई चांस नहीं होते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ऐसी कौन कौन सी आकृतियां होती है, स्थलाकृतियां। सबसे पहले कालडेरा। देखो, आपको नाम समझ में आ रहा हो, कालडेरा कितना खतरनाक नाम लग रहा है। कालडेरा, इसमें होता क्या है, जब ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक हो जाता है ना, और नॉर्मली हम बात है, ज्वालामुखी जब ऊपर ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय वो अपना मुख ही फाड़ देता है, तो इस तरीके से क्या होता है, कालडेरा का निर्माण होता है। इसे बड़ी कढ़ाई भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है बड़ी कढ़ाई, कालडेरा आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा आता है सीडर शंकु। सीडर शंकु का मतलब क्या होता है, जब ज्वालामुखी की जो प्रवृत्ति कम विस्फोटक, यानी विस्फोटक नहीं होती, जो मैग्मा से बाहर निकल रहा होता है बस, और जब वो बाहर निकलता है तो साइड साइड में उसकी परत जमने लग जाती है और एक शंकु का आकार लेने लग जाता है, निकास के पास एक शंकु जैसा रूप धारण कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं सीडर शंकु। आप देखना, ज्वालामुखी से ऊपरी भाग एक शंकु के आकार का होता है, तो इसे सीडर शंकु कहते हैं। बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियां। अंतर्वेदी का मतलब क्या है, हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की आकृतियां बनती है ज्वालामुखी के द्वारा। पहला जैसे कि सील और शीट। अब इसका मतलब क्या होता है, वो भूगर्भ यानी पृथ्वी में जब लावा जो होता है, वो लावा कह लो या मैग्मा बोल नहीं सकते हो। मैग्मा जब होता है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब आपका वर्टिकल फॉर्म में, है ना। वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में, आपको दिख रहा है चादर के रूप में ठंडा होकर जम जाता है, तो ये कहलाता है आपका शीट, है ना। अगर इसकी मोटाई ज्यादा होगी तो इसे सील कहते हैं, अगर इस ज्यादा पतला होगा तो इसे सीट कहते हैं। दूसरा होता है डाइक। डाइक का मतलब देखो, जब लावा जो होता है, जब लावा का जो प्रवाह होता है वो भूगर्भ में कभी कभी क्या होता है, सीधा, यानी किसी दरार में ठंडा होकर जम जाता है, और ये समकोण जमता है। समकोण का मतलब क्या, सीधा, वर्टिकल लैंगिट्यूड, सीधा जम जाता है, तो इस दीवार की भांति खड़ी हो जाती है, तो इसी संरचना को हम डाइक कहते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में ना आया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते ही नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।
हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे आखिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण के बारे में। तो मुझे बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर महासागर और महाद्वीप होते क्या है। महासागर का मतलब क्या होता है, जो समुद्र होता है, और महाद्वीप मतलब क्या होता है बच्चों, जो जमीन और स्थल खंड होता है। महासागर 5 होते हैं और महाद्वीप 7 होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी जब बनी थी ना, तो पृथ्वी जब बनी थी उससे लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, महाद्वीपों और महासागरों का क्या हुआ था बच्चों, निर्माण हुआ था। यानी एक इसके अंदर एक सिद्धांत है, जैसे क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन के एक विद्वान थे बच्चों जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था बच्चों, ठीक है ना। वेगनर ने यानी अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि जो कार्बन फेरिस युग था, यानी एक समय था बच्चों, इस समय क्या हुआ था, ये सभी के सभी जो स्थल थे वो एक ही भाग थे, ठीक, और एक दूसरे से बहुत तरीके से जुड़े हुए थे। और इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया का नाम दिया था। देख लीजिए आप लोग, चित्र में दिख रहा होगा पेंजिया दिख रहा है, कोई जमीन वाला भाग क्या है, पेंजिया है, और इसके आसपास जो समुद्र वाला भाग है बच्चों, ये पेंथालासा है। देखो आज के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के रूप में भाग थे, एक स्थित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, ठीक है ना। पेंजिया के विभाजन जो हुआ था ना बच्चों, ये 2 भागों में हुआ था। एक होता था लार एशिया। लार एशिया मतलब आपको दिख रहा होगा चित्र में, उत्तरी भाग लार एशिया कहलाया, जिसे उत्तरी भूखंड भी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसे दक्षिणी भूखंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पेंथालासा के बारे में। तो देखो बच्चों, पेंजिया जो है ना, तो पेंजिया की जो चारों तरफ आप विशाल सागर देख रहे हो, इसे पेंथालासा कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है या ये अपने स्थान से खिसक चुके हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों प्रमाण दिए जाते हैं। तो बच्चों पहला प्रमाण है महाद्वीपों में समानता। साम्यता का मतलब समानता होता है। तो अगर आप देखिएगा बच्चों कि यदि हम महाद्वीपों के आकार को अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि उनके आमने सामने की जो तट रेखा है ना बच्चों, उनमें काफी ज्यादा समानता देखी जा रही है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हो किस तरीके से दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका किस तरीके से आराम से पजल की तरीके से जुड़ सकता है। तो आमने सामने की तट रेखा में अद्भुत समानता है। दूसरा है महासागरों के पास चट्टानों की आयु में समानता। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी वर्तमान में जो 2 महाद्वीप एक दूसरे से काफी दूर है, अगर उनकी चट्टानों की आयु के बारे में पता लगाया जाए तो बच्चों पता लगेगा। जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका की चट्टानों के बारे में पता लगाया गया तो वहां की जो शैलें थी वो 200 करोड़ साल पुरानी थी बच्चों। इससे ये पता चलता है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यानी दक्षिण अमेरिका, जैसे दक्षिणी अमेरिका जिसे ब्राजील तट भी कहते हैं, और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है ना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक समय पे प्राचीन काल में एक साथ जुड़े हुए होंगे। तीसरा प्रमाण दिया था टीलाइट। अब टीलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हिमानी निक्षेप से बने हुए अवसाद, ये चट्टाने होती है, चित्र में आपको दिख रहा है, ये अवसादों से बने होते चट्टान, ठीक है। और ऐसे चट्टानों के प्रतिरूप हमें 6 स्थल खंडों में पाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चट्टाने जो 6 स्थल भागों में पाई गई है, तो ये दर्शाती है किसी न किसी टाइम पीरियड में सारे के सारे जो द्वीप थे या महाद्वीप थे, ये कहीं ना कहीं एक साथ स्थिर जरूर हुए होंगे। तीसरा है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप का मतलब क्या होता है, यानी सोना युक्त सिराएं हमें ब्राजील में भी पाई गई हैं, और वही जो सोना युक्त सिराएं हमें है वो अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के घाना में भी पाई गई हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि कभी ना कभी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी एक जगह जरूर होंगे बच्चों। तीसरा बच्चों जीवाश्म का वितरण। अब जीवाश्म का वितरण क्या है, मतलब कुछ महाद्वीपों में बच्चों ऐसे जीव जंतुओं के अवशेष हमें मिले हैं ना पुरातात्विदों को, जो वर्तमान में उस स्थान पर है ही नहीं, पाए ही नहीं गए हैं, यानी उस स्थान से वो लोग चले जा चुके हैं। तो ये भी सिद्ध करते हैं कि सारे के सारे महाद्वीप एक स्थान पर जरूर होंगे। बाद में जब इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो सारे जीव जंतु क्या हुए, अलग अलग हो गए। अब बात करते हैं बच्चों, वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए आखिर किन बलों का उत्तरदायी बताया। यानी ये जो महाद्वीप है जब अपने स्थान से खिसक गए, जब सारे पहले एक थे अब कैसे ये अलग हो गए, तो इसके बारे में क्या कहा। तो बच्चों वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत में 2 कारण उन्होंने बताए हैं। एक बोला है बच्चों ज्वारीय बल,
और दूसरा बोला है बच्चों पोलर फ्लिंग बल। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए आगे देखिए। पोलर फ्लिंग बल के अनुसार ये कहा जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप जो थे वो अपने स्थान से खिसक गए, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो उस पे स्थित जो वस्तु है ना बच्चों, कहीं ना कहीं स्थान जरूर बदलेगी। यानी पृथ्वी के घूमने के कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे महाद्वीप जो खिसक गए और धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान रूप इन्होंने धारण कर लिया। दूसरा सिद्धांत दिया जाता है बच्चों ज्वारीय बल। अब ज्वारीय बल क्या कहता है बच्चों, तो ज्वारीय बल क्या कहता है कि सूर्य और चंद्रमा का बहुत तरीके से आकर्षण होने लग गया था। अब जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, हमारे समुद्र में एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा आया या बहुत सारे ज्वार भाटा है, जिसके कारण महाद्वीपों का जो खंड है, जो महाद्वीप थे वो टूट गए। और टूटने के बाद क्या हो गए, इन ज्वार भाटा के कारण विस्थापित होने लगे थे और धीरे धीरे इन्होंने वर्तमान रूप धारण कर लिया है। तो बच्चों से हम बात करने वाले पहला टॉपिक है आखिर मध्य महासागरीय घटक होता क्या है। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारे महासागर होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर, तो महासागर में क्या होता है कि जब दो महासागर के मध्य में क्या होता है, पर्वतों की जब श्रृंखलाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं बच्चों, पानी के यानी समुद्र के नीचे ही क्या होती है, डूबी हुई होती है। तो इसे ही कहते हैं मध्य महासागरीय घटक। आपको चित्र में दिख भी रहा होगा कि जब क्या होता है, महासागरीय घटक अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आसपास में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है जो महासागरीय जल में डूबी हुई होती है। अब बात करेंगे बच्चों प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। अब आखिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है क्या, तो बच्चों इसमें बताया जाए से हुआ क्या था, 20वीं शताब्दी में आरंभिक चरण में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझने के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। विद्वान ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि सियाल के जो बने महाद्वीप है, सियाल बच्चों एक प्रकार का पत्थर होता है, तो सियाल के बने महाद्वीप सीमा पर कैसे तैर सकते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। आपको चित्र में दिख रहा होगा ये सियाल एक पत्थर होता है। तो फिर जब तो उस समय क्या हुआ, विद्वानों का यह विचार था कि आखिर महासागरीय भूप्रपट्टी बैसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है। एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था आर्थर होम्स। उन्होंने क्या किया, 1928 में ये बताया कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या होता है, तापमान में अंतर के कारण कुछ हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को कहते हैं संवहनीय धाराएं। यानी ये धाराएं होती है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये धाराएं क्या होती हैं, जब मैग्मा जब गर्म होता है ना अंदर से, तो इस प्रकार की हवाएं चलती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो प्लेटों को गति प्रदान करती है ये। और इस प्रकार प्लेट हमेशा क्या होती है, गतिशील होती रहती हैं और महाद्वीपों को क्या होता है, लगातार विस्थापन होता रहता है। अब बात करेंगे आखिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेट का मतलब क्या होता है। तो प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट नहीं होता, महाद्वीपों और महासागर के जो स्थल भाग है जो मिलकर क्या बनाता है, ठोस बनता है। और यही क्या होता है, अनिश्चित आकार के जो विशाल भूखंड होते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहा जाता है। ये बहुत विस्तृत होते हैं। अगर बात की जाए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेटें होती हैं बच्चों। इन्हें महाद्वीप भी आप कह सकते हो तो गलत नहीं होगा, जैसे कि अटलांटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठा है बच्चों अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये बच्चों 7 के हैं मुख्य प्लेटें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ छोटी प्लेटें भी आती हैं, जैसे बच्चों कोकस प्लेट, नजिका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। बच्चों आगे मैं जो मैप आपको कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ये सारे प्लेटों का स्थान कहाँ है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटों की हलचल। आगे प्लेटों में हलचल होता क्यों है, तो पहला है बच्चों अपसारी सीमा। अब भाई अपसारी का मतलब क्या होता है, जैसे याद रखिए बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब संवहनीय धाराएं जब चलती हैं तो प्लेटों को क्या करती हैं, विपरीत दिशा में लेके जाती हैं। आज समझना कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हट जाती हैं या विपरीत दिशा में चलायमान होती हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, नई प्रपट्टी का निर्माण होता है। जैसे दो प्लेट खिसक गई तो बीच वाली प्लेटों में तो निर्माण होगा नहीं, और जो बीच में नई प्रपट्टी का निर्माण होता है बच्चों, इसे कहते हैं प्रसारी स्थान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक घटक, जो भी इसमें आपको बताया जब दो प्लेटें होती है ना बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा में क्या होता है, इसमें जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है और इतना ज़्यादा पास आ जाते हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है,
और वहाँ भूप्रपट्टी नष्ट हो जाती है, और जहाँ ये नष्ट होती हैं उसे कहते हैं प्रविष्टन क्षेत्र। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट या उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। नेक्स्ट है बच्चों रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा का मतलब क्या होता है, जब दो प्लेटें क्या होती हैं एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में, जैसे दो प्लेटें आपको चित्र में दिख रहा होगा, क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, किंतु ना नई प्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी प्रपट्टी का विनाश होता। तो इस प्रकार की प्लेटों को हम कहते हैं रूपांतरित सीमा कहते हैं। तो ये कि बच्चों रिंग ऑफ फायर कहते किसे, तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, या प्रशांत महासागर पता ही होगा। तो बच्चों होता क्या है, प्रशांत महासागर के किनारे जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनकी जो एक श्रृंखला पाई जाती है, इसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय भी कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागर की तरफ किस तरीके से यहाँ ज्वालामुखी की पूरी की क्या श्रृंखलाएं हैं, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर महाद्वीपों में समानता को प्रमाणित किया गया कैसे। तो हुआ क्या बच्चों, 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बुलट। इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से क्या किया था, अटलांटिक जो तट है ना बच्चों उसको जोड़ा और एक मानचित्र तैयार किया जिसमें क्या हो, तटों में क्या हो, एकदम सही समानता दिखाई दी। देखिए ये डायग्राम देखिए कि जितने भी महाद्वीप थे, इन्होंने सारे महाद्वीपों को एक साथ मैप के माध्यम से एकत्र किया और ये सारे के सारे बिल्कुल फिट बैठ गए। ठीक है, तो इन्होंने ये तर्क दिया कि कभी ना कभी प्राचीन काल में ये सारे के सारे जो भूखंड थे वो एक साथ जरूर होंगे। इस चीज को किसने प्रमाणित किया था बच्चों, इन्होंने किया था बुलट ने। 1964 में इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सभी महाद्वीपों को या सभी भूखंडों को एक साथ जोड़ा और ये सिद्ध किया। अब बात करते हैं आखिर महाद्वीपीय साम्य क्या होता है या समानता क्या होती है। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, ठीक है। यदि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफी हद तक एक रूपता दिखाई देगी। देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा, आपको कि ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को अगर मिला दिया जाए तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऊपर से यूरोप भी जुड़ जाएगा, एशिया भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमाणित करने की कोशिश किया गया था कि ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरा है बच्चों, मेटल में संवहनीय धाराओं के आरंभ होने और बनने के कारण क्या है, यानी हमारे मेटल जो है उसमें संवहनीय धाराएं क्यों बनती है। संवहनीय धाराओं के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो मेटल में क्या होता है बच्चों, संवहनीय धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न क्या होती है, ताप के भिन्नता के कारण होता है। पूरे मेटल में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की जो धाराएं होती हैं वो होती हैं और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण क्या होता है, संवहनीय धाराएं चलती हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा किस तरीके से ये धाराएं चल रही हैं और प्लेटों को किस प्रकार से चलायमान बना रही, ABCDE देखिए किस तरीके से, देखो खिसक रही है ना, देखो प्लेटें एक दूसरे की ओर से खिसक रही हैं। तो इन्हीं संवहनीय धाराओं के कारण क्या होती है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। अब बात करते हैं आखिर सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना, यानी महासागर जो होता है इसके नीचे अध्यस्थल की किस प्रकार बनावट होती है। तो सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हैस ने बच्चों प्रस्तुत करी थी। ऐसा उन्होंने मध्य महासागरीय कटकों के दोनों और चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण करने के आधार पर किया था। हैस ने बताया कि महासागरीय कटक जो होते हैं, जो महासागर के अंदर जो पर्वत होते हैं उसे कटक कहते हैं बच्चों। तो महासागरीय कटक के जो शीर्ष पर निरंतर क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रपट्टी में विभेदन हुआ, जिससे कब क्या हुआ, एक नया लावा इस दरार को भरकर महासागरों का निर्माण किया। प्रपट्टी को दोनों और ये धकील रहा था उस समय आरंभ में, और इस तरह महासागरीय अध्यस्थल का क्या हो गया था बच्चों, विस्तार हुआ था। महासागर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि महासागर जो होता है ना बच्चों, महासागर के आंतरिक भाग में बहुत सारे पहाड़ और पर्वत होते हैं और अलग अलग क्या होती है बच्चों, संरचनाएं होती हैं। इसे ही महासागरीय अध्यस्थल या महासागरीय कटक कहा जाता है। अब बात करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियां, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। तो पहला क्षेत्र है बच्चों अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है, ठीक है ना, और अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भागों में क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और ये श्रृंखला क्या है बच्चों, अटलांटिक महासागर से होकर हिंद महासागर तक जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है बच्चों अल्पाइन से जो हिमालय श्रेणी है
और प्रशांत महासागर के किनारे के स्वरूप में भी इन सब क्षेत्रों में भी क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी और इसके साथ साथ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तीसरा आता है बच्चों प्रशांत महासागर के अगर किनारों पे देखा जाए, देखो चित्र में दिख रहा है प्रशांत महासागर के किनारों पे देखा जाए तो एक वलय के रूप में ज्वालामुखी स्थित है, श्रृंखला, और इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, ये इस वीडियो आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर पहला बात करेंगे हम लोग। देखो बच्चों होता क्या है, पहले विवर्तन की शक्तियां। आप सभी तो पता है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है वो हमारा असमान है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। इस असमानता के पीछे जो है उसका मुख्य कारण क्या है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां क्या है बच्चों, जिम्मेदार है, जिसके कारण आप हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा दृश्य देखते हो, है ना। इसके साथ साथ ये शक्तियां क्या करती है बच्चों, स्थल मंडल के साथ या प्लेटों को क्या करती है, मोशन करती है, यानी गतियां देती है, जिससे क्या होता है धरातल पर अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों की रचना होती है। और पृथ्वी का धरातल क्या हो जाता है बच्चों, हमारा असमतल हो जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा रहा था, महाद्वीप सागर वाला चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां होती है, जो हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें होती है उनको चलायमान बनाती है ना। तो इन्हीं शक्तियों को हम विवर्तनिकी शक्तियां कहते हैं, टेक्टोनिक फोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं भू आकृतिक प्रक्रिया। तो याद रखिए बच्चों, अंतर्जनिक और आंतरिक शक्तियां और बहिर्जनिक, जिसे हम बाहरी शक्तियां कहते हैं, इस खेल से हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं और बिगड़ती हैं। ठीक है, अंतर यानी आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां क्या होती है, जिम्मेदार होती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर क्या होती है बच्चों, लगातार चलती रहती है, और इन्हीं को ही भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। और धरातल पर दिखाई देने वाली जो समस्त जो भू आकृतियां है ना बच्चों, ये दो बलों के कारण दिखाई देती है। आपको जितने भी पहाड़, पर्वत, झरने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के मुख्य दो कारण है जिनके कारण बनती है। जैसे कौन से दो बल होते हैं, जैसे पहले होता है जैसे बहिर्जनिक बल, ठीक है, और एक होता है बच्चों अंतर्जनिक बल। ठीक है, दो प्रकार के बल होते हैं बच्चों, बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल में क्या होगा, जैसे सूर्य हो गए, हवा हो गई, नदियां हो गई, इन सब के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और अंतर्जनिक का मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है बच्चों, निरंतर जो मतलब जैसे कोई सपोज को समतल भूमि है, यानी यही दो कारण होते हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की दो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, जिसे हम बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल कहते हैं। आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं अंतर्जनिक बल। तो बच्चों अंतर्जनित बल में दो चीजें आती हैं। पहला आता है पटल विरूपण और दूसरा आता है ज्वालामुखी ज्वालामुखीयता। अब इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो बाहरी बल आता है, बाह्य बल में क्या आता है बच्चों, जैसे अपक्षय हो गया, अपवर्तन और निक्षेपण हो गया, या बृहत् संचलन हो गया। ठीक है, ये हमारे बाह्य बल में आते हैं। अब आप बोलोगे ये सब होता क्या है, चलिए इस सब चीजों के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। पहले अंतर्जनिक प्रक्रिया में पटल निरूपण के बारे में बात करते हैं। पटल निरूपण का मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे हमारी जो ऊपर पट्टी होती है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, जिस पर झुकाव होता है, वलन होता है, भ्रंश यानी भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, खाइयां बन जाती हैं, और धरातल पर क्या दिखाई देती है बच्चों, असमानता दिखाई देती है। उसका मुख्य इसी को ही हम कहते हैं पटल निरूपण। ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत बच्चों धीमी गति से चलती है। ऐसा नहीं है आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं, ये बहुत धीमी गति से ये प्रक्रिया चलती है, और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद क्या होता है बच्चों, दिखाई देता है। जैसे अगर बात की जैसे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, यानी स्थानीय हवाओं के ये स्थानीय क्या होता है बच्चों, जो भूकंप उत्पन्न होता है, जिससे खाइयां,
भ्रंश या वलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। आप सभी को पता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से जब दो प्लेटें आती हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, इसी से क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरा होता है परपट्टी प्लेट के जो क्षैतिज संचलन में क्या होता है, विवर्तनिकी। जैसे कि अब जो प्लेटें जो होती है वो क्षैतिज दिशा में यानी सीधी दिशा में क्या होती है, चलायमान होती है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, धरातल के बड़े भाग का उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपों की रचना संबंधी प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती है। जैसे आपने देखा ना, महासागर महाद्वीप किस प्रकार से बने, वो भी इसी के यानी पटल विरूपण के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखीयता का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली आप सभी को तो ये बात तो पता होगी कि यानी जो ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ज्वालामुखी से जब लावा फव्वारे की तरह ये जब फटता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखीयता अलग होता है। पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह में बनी जो दरार होती है, छिद्र होता है, उससे नीचे से क्या हो, जो पिघला हुआ पत्थर या अन्य सामग्री जैसे लावा और गैस क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर आता है, यानी ज्वालामुखी के बाहर की ओर आता है और जो उसके साइड में जो जम जाता है शैलो के रूप में, इसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी से जब वो फटता है ज्वालामुखी, तो वो तो अलग है ज्वालामुखी, लेकिन जब लावा, जब जो मैग्मा होता है हमारी पृथ्वी पे जब आता है तो लावा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब लावा आकर जब जम जाता है उसके आसपास तो उसे हम ज्वालामुखीयता कहते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, लावा का ऊपर आना और वहां जमकर ठोस रूप लेना ही, दोनों ही प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, जिसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं अपक्षय के बारे में कि भैया अपक्षय क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्या बच्चों, जो ये मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक बल हैं। ठीक है, अब बाह्य बल के बारे में बात करते हैं। बाह्य बल में पहला आता है अपक्षय। अब अपक्षय का मतलब क्या होता है, अपक्षय वह यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिसके कारण जो शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो टूटने फूटने लग जाती हैं, है ना, विखंडित हो जाती हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। याद रखिएगा, 3 शब्द याद रखिएगा, अपक्षय, मृदा अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है ना। अपरदन का मतलब क्या होता है, नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा क्या उन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जहाँ वो चट्टाने जो टुकड़े होते हैं ना, जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उसे निक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, अपक्षय को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा समझते हैं। जैसे एक होता मतलब ये 3 प्रकार टाइप से होते हैं, जैसे अपसल्कन होता है, संकुचन और विस्तारण होता है, हिमकरण और तुषार बेंडिंग होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं आखिर होता क्या है ये। पहला अपसल्कन। अपसल्कन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो चट्टानें जो होती है ना बच्चों, चट्टानों की जो ऊपरी परत होती है वो प्याज की छिलकी की तरह उतरती है और ऐसे गुंबद आकार की आकृति ले लेती है। इनके ऊपर क्या होता है, परत क्या होता है, अपरदन के कारण हट जाती है। मैंने बताया ना, अपरदन की क्रिया होगी कैसे, हवा द्वारा या नदियों द्वारा। तो हवा के द्वारा इनकी ऊपर वाली जो पट्टी है ना वो हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, परतदार पट्टियों का निर्माण होता है, जिसे अपसल्कन कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं। दूसरा आता है जो संकुचन और विस्तारण। यानी क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, शैलों में जो मौजूद जो खनिज होता है ना, उनका तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जिसके कारण वो फैलता है, और तापमान कम होने के कारण वो सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने के कारण जो होते हैं, चट्टानें कमजोर हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे टूटने लग जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संकुचन और विस्तारण। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है, नेक्स्ट बात करते हैं हिमकरण व तुषार वेल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हिमकरण और तुषार वेल्डिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार शैलों में दरार जम जाती है, दरार आ जाती है, और दरारों में कई बार क्या होता है, जल जम जाता है, और तापमान गिरने से क्या होता है, ये जल क्या होता है, बर्फ के रूप में जम जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हो। और हिम बनने से क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी जो उसका सरफेस एरिया है ना बच्चों, बढ़ जाता है, जो शैलों पर क्या करता है, दबाव डालता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से क्या होती है, यानी जब वो बर्फ जो है उसके अंदर जब वो पिघल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानें टूटने लग जाती हैं। अभी बताया ना, शैलों का फैलना और सिकुड़ने के कारण चट्टानें टूटने लग जाती हैं। इसी को कहते हैं हिमकरण व तुषार वेल्डिंग। अब बात करते हैं अपक्षय। यानी अपक्षय याद रखिए बच्चों, अपक्षय 2 प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है भौतिक अपक्षय। अब बात करते हैं मतलब क्या होता है रासायनिक अपक्षय का। मतलब क्या होता है बच्चों, रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा नमक में जो एक डली को आद्र स्थान पर रखने से क्या होता है, वो गल कर खत्म हो जाता है ना।
अगर नमक आप कहीं भी बाहरी स्थान पे रख दो, किसी चीज में रख दोगे तो गला देगा। या लोहे को खुला स्थान पे हम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जंग लग जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अपक्षय का ही प्रकार है, धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। नमक का गलना और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, और यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ भी होती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो पहला होता है विलयन या सोल्यूशन। आपने देखा होगा, आपने 9-10 से भी पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है, चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के जो खनिज होते हैं, ठीक है ना, वो घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। और इस तरह से क्या होता है, जब अधिक वर्षा हो जाती है बच्चों, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे खनिजों से युक्त जो शैलें होती हैं वो टूटने फूटने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, खनिजों को निकालने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा आता है कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे वर्षा के जल में जो घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे वर्षा का आ रहा जल, ठीक है, बारिश हो रही है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी वर्षा के पानी में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिसके कारण कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये अम्ल क्या करती है, जो चट्टानें जो बनी हो ना, चूने से बनी होती है, वो क्या करती है, पूरी तरीके से घोल देती है उसे। इसीलिए कई बार चट्टानें टूट फूट जाती हैं, कई बार तो लुप्त भी हो जाती है चट्टानें। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है बच्चों जलयोजन। अब जलयोजन का मतलब क्या होता है, कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को क्या करती है बच्चों, सोख लेती है, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम सल्फेट से बनी चट्टानें जो होती है बच्चों, वो जल को सोख लेती हैं और फैल जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या होते हैं, टूटने फूटने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलयोजन कहते हैं। इस चित्र में भी आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण नाम से सुना, ऑक्सीजन से संबंधित होगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लोहे पे जंग लगना, ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीकरण से तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपक्षय का मतलब होता है किसी कारण में चट्टानों का टूटना फूटना, और अपघटित होना ही अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रासायनिक परिवर्तन के बिना, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, चट्टाने या खनिज और मिट्टी का विघटन होने लग जाता है, टूटने फूटने लग जाती हैं। इसमें एक होता है जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय का मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना फूटना चाहे कोई भी तरीका हो, ठीक है। जैसे केचुए, दीमक, चूहे इत्यादि क्या करते हैं, जीवों द्वारा बिल खोदने के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, और पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं और उन्हें यांत्रिक ढंग से अगर तोड़कर अलग अलग कर देती हैं, जिसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। आप चित्र में देख भी सकते हैं, देख किस तरीके से केचुए क्या कर रहे हैं, जमीन के धरातल को किस तरीके से तोड़ फोड़ टाइप से रहे हैं, ठीक है ना। दीमक दिख रहे किस तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों, लकड़ी को खोखला कर रहे हैं, और इस प्रकार के पेड़ को भी आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं अपक्षय की प्रक्रिया का महत्व, यानी अपक्षय का आखिर महत्व क्या होता है। तो बच्चों अपक्षय के कारण होता है क्या, जो चट्टानें छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा का निर्माण करती हैं, जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है उसी का निर्माण होता है छोटे टुकड़ों में। अपक्षय क्या करता है बच्चों, चट्टानों में जो मूल्यवान खनिज होता है ना बच्चों, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है ना बच्चों, इसको निकालने में काफी सहायक होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपक्षय के कारण क्या होता है, अन्य पदार्थों का निक्षालन हो जाता है और वे स्थानांतरित हो जाते हैं, और खनिज एक जगह क्या हो जाते हैं बच्चों, इकट्ठे हो जाते हैं। जो मूल पदार्थ जो होते हैं ना, जैसे चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं, तो चट्टानें टूट फूट कर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती हैं, लेकिन जो खनिज होते हैं वो उन्हीं स्थान पर रह जाते हैं। ये होता है अपक्षय का महत्व। अब बात करते हैं वृहद संचलन क्या होता है। तो वृहद संचलन में क्या होता है जो बच्चों, जो शैलें होती है, चट्टानें होती है, चट्टानों का जो मलबा है वो छोटे या बड़े टुकड़ों के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, किसी ढाल के सहारे, ठीक है ना, मंद से तीव्र गति की ओर क्या करती है, स्थानांतरित करती है।
इसे ही क्या कहते हैं, वृहद संचलन कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पहाड़ों से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। ढाल पर कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और भूखंड की ऊपरी परत से नीचे की ओर ये चट्टाने, ये जो टुकड़े हैं ये आ रहे हैं, इसी को कहते हैं वृहद संचलन। नई बात करते हैं वृहद संचलन की सक्रियता के पीछे कार्य करने वाले कारक। आखिर वृहद संचलन होता कैसे है? तो देखो बच्चों, प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा क्या करते हैं, ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार का हटना, यानी प्राकृतिक या कृत्रिम, न कोई नेचुरल भी हो सकता है या मानव द्वारा, कोई ऊपरी क्षेत्र में कोई पहाड़ है या कोई चट्टाने हैं, ठीक है ना, जिसको अगर रोक रखा है, अगर वो हट जाती है तो ऊपरी जो ऊपर की जो चट्टाने होती है वो नीचे की ओर आने लगती हैं, ठीक है ना। ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रवणता का मतलब क्या होता है, इसका प्रवणता कितनी ज्यादा ऊंचा है वो, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार, ठीक है। इसके साथ साथ मूल जो ढाल की सतह पर क्या होता है, पदार्थ अथवा भार का हटना और भूकंप का आना, ठीक है। इसके साथ साथ विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन उत्पन्न होना या प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, ठीक है ना। इन सभी कारणों से ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं तीव्र संचलन का मतलब क्या होता है। अब तीव्र संचलन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आर्द्र जलवायु इसमें नमी हो जलवायु में, तो आर्द्र जलवायु में क्या होता है, मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर, जहाँ वनस्पति नहीं होते हैं, तो ढालों पर क्या होता है, जो जल युक्त जो मिट्टी होती है ना, या गाद होती है, ठीक है, या कीचड़ होता है, ये खिसकने लग जाता है और नीचे की ओर आने लग जाता है। जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, जिन क्षेत्रों में नमी ज्यादा होती है और जहाँ वनस्पति नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे ढालों पर क्या होता है, जो जलयुक्त जो मिट्टी होती है वो नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। इसी को ही कहते हैं तीव्र संचलन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये प्रक्रिया कई तरीके से होती है। जैसे पहला होता है मृदा प्रवाह। अब मृदा प्रवाह का मतलब क्या होता है बच्चों, जब चिकनी मिट्टी या गाद जो होती है ना, पहाड़ी ढालों से के सहारे क्या होती है, नीचे की ओर आती है बच्चों, है ना। कीचड़ जो होता है वो नीचे की ओर आता है, इसे मृदा प्रवाह कहते हैं। और सीढ़ी बनाते हुए क्या करता है, ये पदार्थ सांप की तरह नीचे की ओर खिसकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, अवसर्पण भी कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ पहाड़ों से नीचे की ओर आ रहा है। दूसरा था कीचड़ प्रवाह। अब ये क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो अपक्षय होने, यानी ज्यादा अपक्षय होने के कारण, या पदार्थ के जो भारी वर्षा के कारण क्या होते हैं, कीचड़ बन जाता है। और ये तेजी से कीचड़ क्या होता है, नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है, और यही घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। इसी को कहते हैं कीचड़ प्रवाह। ये कई सारे पेड़ पौधों को लेकर आ जाती है, घर वर डुबा हुआ देती है। एक होता है मलबा अवधाव। अब ये क्या होता है, ये प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है। तीव्र ढाल मतलब ज्यादा ऊंचाइयों पर होती है, जिससे मलबा क्या होता है, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, कीचड़ होता है, प्रवाह भारी तेजी गति से नीचे की ओर आता है और घर वर जो होगा सब लेकर आ जाएगा। इसे मलबा अवधाव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, निक्षेपण अपरदन का ही एक प्रकार है। जब ढाल में कमी आ जाती है, यानी ढाल कम होती है ना बच्चों, तो अपरदित पदार्थ का निक्षेपण अर्थात जमाव शुरू होने लग जाता है। यानी क्या होता है, जब ऊपरी क्षेत्र में या कहीं भी, निक्षेपण का साधारण मतलब क्या होता है बच्चों, पदार्थों का इकट्ठा होना। जब कहीं क्षेत्र में अपरदन की क्रिया होती है, मिट्टी का कटाव छटाव होता है, और वो नदी के सहारे वो दूसरे के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो जब वो नदियों के सहारे या हवा के द्वारा जो पत्थर और चट्टाने कहीं जाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसे इकट्ठा होना ही क्या कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। अब आप बात करते हैं आखिर मृदा का मतलब होता क्या है। तो मृदा क्या है बच्चों, जमीन पर एक प्राकृतिक तत्व है, धरातल पर एक प्राकृतिक तत्व है, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होती है बच्चों, पोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं। मृदा के निर्माण के लिए सबसे पहला जलवायु है। होता क्या है बच्चों, जलवायु मूल शैल के अपक्षय के प्रभावित करता है, ठीक। अपक्षय मतलब क्या होता है, यानी जलवायु क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी में ना हुमस की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर अधिक वर्षा हो रही है तो हुमस की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन और ज्यादा भारी वर्षा हो रही है तो क्या होता है, मिट्टी ना काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और उसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। दूसरा था मूल पदार्थ, यानी जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है ना, मिट्टी का प्रकार भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर दक्षिण भारत में दिखाया जाए तो दक्षिण भारत में लाल चट्टाने ज्यादा मिलती है, ठीक है ना, या हम कहते हैं कायांतरित चट्टाने ज्यादा मिलती है ना। इसीलिए क्या होता है, वहां आपको काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है।
तो दक्षिण भारत में मिट्टी वहां के आधार शैलों के कारण काली होती है। नेक्स्ट आता है उच्चावच, यानी पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में क्या होता है, मिट्टी की परत काफी ज्यादा मोटी होती है। इसीलिए मतलब मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी की परत मोटी होती है, इसीलिए मैदानी भागों में खेती ज्यादा की जाती है। जैसे उत्तर भारत में देख लो आप, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक क्रिया। जैविक क्रिया भी क्या करती है, मृदा निर्माण के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वनस्पति आवरण और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मृदा काफी ज्यादा उपजाऊ बनती है। आपको लगता है क्या लगता है कि मृदा कैसी बन जाती है? मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, इन सभी चीजों से मिश्रण से ही क्या आता है, मृदा बनती है। बात करते समय, आप सभी को पता है लंबी कला अवधि में बनी मिट्टी अधिक उपजाऊ एवं समृद्ध होती है। आपको पता है मिट्टी की केवल एक परत बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा वो मिट्टी होगी उतनी ही ज्यादा वो क्षेत्र क्या होगा, उपजाऊ होगा। अब बात करते हैं अपक्षय, मृदा निर्माण को किस तरह प्रभावित करता है। तो याद, अपक्षय मतलब क्या होता है बच्चों, यानी टूटना फूटना। तो अनिक्षेपण का मतलब इकट्ठा होना। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सड़े गले अंश, ठीक है ना, गुमस कहा जाता है, गुमस, ठीक है, ये सारे इस मृदा में शामिल होते हैं। इस मिश्रण में क्या होता है, रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैसें और जल में घुले हुए पोषक खनिज भी मिले होते हैं। इस तरह लंबे समय अवधि में मृदा का अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है। जो लंबे समय के लिए जो बनता है ना बच्चों, लंबे समय में बनता है, उसका एक अच्छा खासा मिश्रण तैयार हो जाता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। ये चैप्टर मैंने पूरी तरीके से आपका कंप्लीट कर दिया है और जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। अगर आप एक या दो बार ये वीडियो देखोगे ना बच्चों, तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है भू आकृतियां और उनका विकास, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वो चैप्टर जिसका नाम था भू आकृतियां, वो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों वीडियो आपको कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला बात करते हैं भू आकृतियां। अरे भू आकृति कुछ नहीं होती गधो, मैं बताता हूँ। तो जमीन होती है, धरातल होती है, धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो बनती है उसे भू आकृतियां कहते हैं। याद रखोगे, ठीक है। बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा हूँ, गधो कोई सीरियस ना ले ले और कमेंट बॉक्स पूरा ना भर दे, ऐसा मत करना। चलो ठीक है। पृथ्वी के धरातल के निर्माण में क्या होता है बच्चों, अपर्दन का काफी ज्यादा महत्व होता है। अपर्दन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे सपोज करो कोई मिट्टी है ना, कोई मिट्टी है या आपका पहाड़ है, ठीक है ना बच्चों, तो हवा के द्वारा या नदियों के द्वारा उसके छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना बच्चों, वो टूटते रहते हैं। और अपर्दन के द्वारा क्या करते हैं, वो टूटा हुआ कंकड़ कहीं और स्थान पर चला जाता है और जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है या निक्षेपण हो जाता है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन। आइए रीड करके समझते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अपर्दन के इन कारणों से क्या होते हैं, नदियां आती हैं बच्चों, हिमानी यानी बर्फ आती है, लहरें आती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं बच्चों, जमीन की चट्टानें जो होती है ना उनको तोड़ने लग जाती हैं, और उनसे जो भी चीजें प्राप्त होती है, अवसाद का मतलब जो मटेरियल प्राप्त होता है उसे कहीं अन्य स्थान पर जाकर छोड़ देती हैं, और जहाँ ये छोड़ती हैं उसे निक्षेपित या निक्षेपण कहा जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के निर्माण में निक्षेपण का काफी ज्यादा योगदान होता है। आगे बात करते हैं, इन प्रक्रियाओं से क्या होता है बच्चों, धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, और इन्हीं सभी भू आकृतियों को हम क्या कहते हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी भू आकृतियां कहा जाता है। अब बोलोगे ये कौन सी आकृतियां होती हैं, तो चलिए इसी चैप्टर में बात करेंगे अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होने वाला है। तो पहला बात करते हैं भू आकृति विज्ञान। तो बच्चों पहला याद रखना, भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान मतलब साइंस, साइंस मतलब भविष्य, जो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। बेहतर बना सकते हो तुम लोग, बहुत बेहतर बनाओ, मेरी तो उम्मीद है। उम्मीद क्या है, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा बेहतर बनाओगे, भविष्य बनाओगे। चलो आइए। तो भू आकृति विज्ञान क्या करता है बच्चों, जो भूतल के इतिहास से संबंधित होता है ना, उसके हिस्ट्री से संबंधित होता है, जमीन के या लैंड के हिस्ट्री से संबंधित होता है, जिसमें वहाँ की आकृति यानी जमीन का निर्माण किस तरीके से हुआ, जमीन किस पदार्थ से बना हुआ है, और किस तरीके से पूरा प्रोसेस ये सब भूतल पर बना है ना। कोई मैं बात करूँ, चलो सपोज करो मैं बात करूँ कोई पहाड़ है, तो पहाड़ की आकृति क्या है, उस पहाड़ किस पदार्थ से बना हुआ है,
और किस प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। तो ये सभी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं बच्चों, भू आकृति विज्ञान में करते हैं। विज्ञान का मतलब ही होता है साइंस। अब इस प्रकार की कौन कौन सी भू आकृतियां होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, कैनियन। अब बोलो कैनियन किस प्रकार का होता है, चित्र में देख लो, ठीक है, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, गुस्सा आ जाता मुझे, ठीक है, चलो ठीक है, मजाक करो, है ना। पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, द्वीप हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्या है बच्चों, भू आकृतियां हैं, है ना, जो आपको दिख रही हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मैदान क्या होता है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। अब बात करते हैं अपर्दित स्थल रूप, यानी मृदा अपर्दन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे नदियों द्वारा बनी आकृतियों में पहला अपर्दन से बनी आकृतियां कौन कौन सी है, जैसे वी आकार की घाटी। देखिए आपको घाटी का मतलब जानते क्या, तो जो दो पहाड़ हैं उनके बीच में जो गहरा वाला भाग होता है ना, उसे घाटी कहा जाता है। तो वी आकार की घाटी आपने पहाड़ों में देखा होगा। गार्ज आपको दिख रहा होगा चित्र में। कैनियन जिसके चारों ओर एक पहाड़ होता है, बीच में आसपास चारों ओर क्या होता है बच्चों, पानी होता है, इसे कैनियन कहते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, जब समुद्र या कोई पहाड़ों से जब पानी नीचे की ओर आता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मृदा अपर्दन से बनी आकृतियां हैं। आगे बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूप। अब निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल होता है, जो अवसाद होता है, जब वो अपर्दन के द्वारा कहीं इकट्ठा हो जाता है तो उससे किस किस प्रकार की आकृतियां बनती है। पहला होता है बच्चों नदी वेदिकाएं। अब नदी वेदिकाओं का मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या होते हैं, नदियां जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत सारा जो अवसाद है, ठीक है ना, जो मटेरियल है वो एक ही स्थान पर आकर छोड़ देती है, तो इसे नदी वेदिका कहते हैं। गोकुर झील आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, देखो पानी आ रहा है लेकिन बीच में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जो मतलब क्या होता है, पत्थर या मिहिन कर एक जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से गोकुर झीलों का निर्माण हो चुका है, आप देख सकते हैं चित्र में। गुफित नदी, ये दिख रहा है आपको, बीच बीच में पानी जा रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, ये जो मिट्टी दिख रही है ना बीच बीच में, ये यहाँ थी नहीं बच्चों, ठीक है ना, ये नदियों द्वारा मृदा यानी अपर्दन करके लाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से निक्षेपण से इस प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप को विकास की अवस्था, यानी नदियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो बच्चों 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला आता है वृद्धावस्था, ठीक है ना बच्चों। वृद्धावस्था का मतलब क्या है, यानी जो डेल्टा सुना वो डेल्टा, तो डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं वो वृद्धावस्था में है। युवावस्था का मतलब, यानी वृद्धा मतलब बूढ़ा होता है, ठीक है ना बच्चों। युवावस्था का मतलब क्या, जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं, जो पहाड़ पर्वत होते हैं वो युवावस्था में होते हैं। और पूर्वावस्था में क्या होता है, जो बच्चों मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूपों को 3 भागों में बांटा गया है विकास के आधार पर, वृद्धावस्था, युवावस्था, पूर्णावस्था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं युवावस्था के बारे में। तो नदियों की ये अवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बेसिकली होता क्या है बच्चों, नदियों की संख्या बहुत कम हो जाती है ना, या तो कोई विलुप्ति हो जाती है, ठीक है। तो नदियों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये नदियां आकार में क्या होती है बच्चों, वी आकार की होती है। कैसे आकार की होती है बच्चों, तो ये वी आकार की नदियां होती हैं। इसमें क्या होता है, जल का विभाजक अत्यधिक चौड़े, यानी जो जल बट जाता है ना, बट जाता है बच्चों, वो काफी बड़े और चौड़ा हो जाता है, जिसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े दलदल और झीलें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, युवा अवस्था के अंतर्गत आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा भी होगा। पूर्णावस्था बच्चों, नदियों की ये अवस्था मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस अवस्था में बेसिकली होता क्या है, नदियों में जो जल की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। कॉमन सी बात है, जवानी है, पानी अधिक होता, ठीक है ना। तो जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और बहुत सारी सहायक नदियां भी क्या करती है, इसमें आकर इन नदियों में आकर मिल जाती है। नदियां वी आकार की तो होती ही है, लेकिन गहरी ज्यादा होती हैं। इस अवस्था में नदी काफी व्यापक, काफी बड़ी होती है और बहुत दूर तक फैली होती है, ठीक है ना। कई बार की जो नदियां होती हैं, यानी पूर्णावस्था की जो नदियां होती हैं, कई बार तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार होता है। नेक्स्ट आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था नहीं, बूढ़ावस्था, है ना। तो ये अवस्था क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। और इस अवस्था में क्या होता है, छोटी सहायक नदियां कम बहुत पाई जाती है और यहाँ ढाल धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाती है। और नदियां स्वतंत्र रूप से क्या होती है, बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में बहती रहती हैं। और नदी विसर्ग बनाती हैं, प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं, गोखुर झीलें बनाती हैं। ये सारी नदियां वृद्धावस्था में आती हैं। अब बात करें अपर्दित स्थल रूप, जैसे मैंने बोला घाटियां। अब बोलो घाटियां किसे कहते हैं, चित्र में खुद देख लो ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या है, इतनी लंबी वीडियो बना लो, क्यों बना लो, ध्यान देखो। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो घाटियों का प्रारंभ क्या होता है, छोटी छोटी सरिताओं से होता है। ये छोटी सरिताएं धीरे धीरे लंबी हो जाती हैं। सरिताओं का मतलब क्या होता है, नदी का वेग,
है ना। नदी कोई होती है घाटी, जो होती है घाटी, घाटी का आकार जो होता है बच्चों, ये अवनालिका के रूप में क्या होते हैं विकसित होती है। ठीक है, ये अवनालिका धीरे धीरे और गहरी हो जाती है और चौड़ी और लंबी होकर क्या होते हैं घाटियों का रूप ले लेती है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर इन घाटियों को बांटा गया है। ठीक है, आकार जैसे आपका बी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, ये सारे घाटी होते हैं बच्चों, जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, फोटो दिखाई है ना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो दोबारा जाकर देख लेना। ठीक है, एक बात करते हैं गार्ज। चलो मैं बता देता हूँ, गार्ज आपको चित्र में दिख रहा है, दो पहाड़ हैं, बीच में क्या है पानी जा रहा है, इसे ही गार्ज कहते हैं। यानी गार्ज एक सकरी, सकरी का मतलब कहता है छोटी या पतली घाटी होती है, जिसके दोनों किनारे क्या होता है तेज ढाल वाले होते हैं, मतलब खड़े होते हैं। और गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग की करीब एक बराबर होती है। जो गार्ज होता है बच्चों, दोनों ऊपरी भाग क्या होता है लगभग सिमिलर होता है, यानी समान होता है। ठीक है, बस तो नहीं रहे। चलो बात करते हैं कैनियन। अब कैनियन के किनारे भी क्या होता है खड़ी ढाल वाले होते हैं। देखो आपको ढाल दिख रहा है, आसपास दिख रहा है कि सिर्फ पहाड़ है, बीच में भी एक पहाड़ है, और गार्ज की तरह ही ये गहरे होते हैं। कैनियन का ऊपरी भाग क्या होता है तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। कैनियन का निर्माण अक्सर क्या होता है अवसादी चट्टानों से होता है। किससे होता है बच्चों? अवसादी चट्टानों से। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इस प्रकार के चित्र को हम कैनियन कहा जाता है। बात करते हैं जलगर्तिका। अब जलगर्तिका का मतलब क्या है? सामने दिख रहा है ना फोटो आप लोगों को, इसलिए मैं आपको इमेज के द्वारा थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नदी में क्या होता है, जो तल है वो फंसकर छोटी चट्टानी टुकड़े जो हो जाते हैं, वो एक ही स्थान पर गोल घूम कर गर्त बना देते हैं, और इसी जलगर्तिका कहते हैं। जैसे गोल गोल घूम जाता है ना, जैसे कहीं पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अरे यार नाला खेलो आप, नाला नहीं क्या कहते हैं, तालाब टाइप से होता है। देख रहे हो आपको चित्र में तालाब टाइप से दिखता है। ठीक है, इसे जलगर्तिका कहते हैं। अब बात करें अवनामित कुंड। अवनामित कुंड क्या होता है बच्चों? जलप्रपात मैंने बताया कि पहाड़ों से क्या होता है, जब पानी जो होता है या जो नदियां जो होती है नीचे की ओर आती हैं मूसलाधार पानी लेकर, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात के तल में क्या होता है एक गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। दिख रहा है आपको चित्र में? ठीक है, गड्ढा टाइप सा बन रहा है ना, कि पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी आती जा रही है, चट्टाने आती जाती है। इस प्रकार से जलगर्तिका का निर्माण होता है, और जो जल ऊंचाई से गिरते हुए और उनमें शिलाखंड चट्टानों की वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। जलप्रपात के तल में ऐसे बहुत सारे गहरे कुंड बने होते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं अवनिर्मित कुंड कहा जाता है बच्चों। ये कुंड क्या होता है घाटियों का गहरा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काफी ज्यादा, इसी के कारण घाटियां जो होती है काफी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। बात करते हैं नदी वेदिकाएं किसे कहते हैं। तो भाई नदी वेदिका क्या होते हैं? शुरुआत में क्या होता है, जो बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, जहाँ जैसे अगर बात किया प्राचीन नदी घाटियों के जैसे हमें चिन्ह मिले हैं। ठीक है, ये वेदिकाएं क्या होता है बाढ़ के मैदानों में लंबवत होती है। दिख रहा है आपको दो लंबवत हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न अलग अलग ऊंचाइयों की होती है। ठीक है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती हैं। दिख रहा है दो पहाड़ हैं, इसके बीच से नदी जा रही है, तो इसे नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक है, नदी वेदिका के प्रकार कितने होते हैं? तो बच्चों नदी वेदिका के दो प्रकार होते हैं, याद एक होता है युग्मित वेदिका और एक होते है अयुग्मित वेदिका। अब दोनों का मतलब क्या होता है चलिए चित्र में देखते हैं। चित्र के बारे में समझाऊंगा बच्चों। युग्मित वेदिका क्या होता है? ये नदी वेदिका की दोनों मतलब क्या होती है, ये नदी वेदिका में क्या होता है जो दोनों ऊंचाई होती है बच्चों, वो दोनों समान होती है। ठीक है ना, जब वो दिख रहा होगा नदी वेदिका, एक नदी जा रही है, उसके बीच में दो पहाड़ टाइप से हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई दोनों की क्या है सिमिलर है, समान है, तो इसे युग्मित वेदिका कहा जाता है। अब आता है अयुग्मित वेदिका। तो जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारा पर वेदिका मिली और दूसरे तट पर ना मिले, ठीक है ना, और उनकी किनारों की जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर देखा जाए, तो इसे अयुग्मित वेदिका कहा जाता है। आपको चित्र में देख रहा है युग्मित वेदिका देखो किस तरह से सिमिलर है, जैसे दिख रही है, लेकिन अयुग्मित वेदिका की ऊंचाई क्या है अंतर देखा जा रहा है। एक तरफ तो ठीक है, दूसरी तरफ की ऊंचाई देखा अंतर देखा जा रहा है, तो इसे अयुग्मित वेदिका कहा जाता है। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति क्या है, कारण क्या होते हैं? तो बच्चों देखो जल प्रवाह को कम होना, यानी जब जल का प्रवाह कम हो जाता है तो इस प्रकार की नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण भी क्या होते हैं, जलीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। विवर्तनिकी कारण, विवर्तनिकी मतलब क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना बच्चों, या जो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, टकराती हैं या एक से नीचे से धंसा देती हैं, तो इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यदि नदियां तट के समीप होती हैं तो समुद्र तल में इस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन कारणों से क्या होता है, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का आखिर जल प्रपात क्या होता है। तो देखो क्या होता है बच्चों, जब नदियां क्या होती है प्रवाहित होती हैं, तो नदियों के प्रवाहन में क्या होता है, बहुत सारी कठोर चट्टानें आती हैं जिससे वह काट नहीं पाती है। अगले नहीं काट पाती तो वो आगे की ओर चली जाती है, आगे मुलायम चट्टानें आ जाती हैं जिससे वे आसानी से काट देती है।
तो धीरे धीरे क्या होता है, नदियों के तल में क्या हो जाता है, यानी ऊंचाई में क्या होता है बच्चों, अंतर आ जाता है और उसका जल ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, गिरता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हो किस प्रकार से चट्टानों से जो ऊपर से नीचे जल आ रहा है, इसे जल प्रपात कहते हैं। दूसरा आता है छिप्रिका। अब छिप्रिका का मतलब क्या होता है बच्चों, नदियां जब क्या करती है, जब कठोर और नरम चट्टाने लगातार क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज आती रहे, तो नदी उस पर क्या करती है, सीढ़ी जैसी आकृति बनाने लग जाती है और बहने लग जाती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, छोटे छोटे कई प्रकार के प्रपात बनने लगते हैं, जिसे छिप्रिकाएं कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हो ना, एक नदी निकल रही है लेकिन बीच में चट्टाने हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे प्रवाह तेज होने लग जाता है और इस तरीके से छोटे छोटे छिप्रिकाओं यानी जलप्रपातों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित का मतलब क्या होता है बच्चों, इकट्ठा होना, ठीक है। पहले बात करते हैं जलोढ़ पंख के बारे में। तो होता क्या है बच्चों, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, प्रवाह थोड़ा धीमा होता है। तो वह क्या करते हैं, अपने साथ जो मतलब कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऊपर से पहाड़ों से नीचे की ओर लेकर आते हैं, ठीक है। ये नदियां जब लेकर आती हैं तो तिकोने आकार का क्या होती है, जमा कर देती है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, तिकोने आकार का बना देती है और यही तिकोने आकार की आकृति क्या कहलाती है, जलोढ़ पंख कहलाती है। दूसरा आता है डेल्टा। डेल्टा का निर्माण कैसे होगा बच्चों, जब नदियां क्या होती है, समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में गिरने से पहले वो क्या करते हैं, बहुत सारा अवसाद लेकर आती है, मतलब मटेरियल बहुत सारा लेकर आती है, मिट्टी, कंकड़, बजरी, सब बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या करती है, वो अवसाद जब मंद ढाल के कारण क्या होता है, वो अवसाद जो होता है वो समुद्र से पहले ही क्या करती है, छोड़ देती है त्रिभुज, और इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में क्या होती है, जम जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो किस तरीके से नदियों में पानी तो चला गया लेकिन जो कंकड़ या अवसाद था वो उसी क्षेत्र में रोक दिया, इसे डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। बात करते हैं बाढ़ के मैदान। अब होता क्या है बच्चों, जिस प्रकार अपर्दन से घाटिया का निर्माण होता है, उसी प्रकार निक्षेपण से क्या होता है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। और जो बाढ़ के मैदान होते हैं ना बच्चों, वो निक्षेपण का काफी प्रमुख रूप है। इसमें क्या होता है, जो बारीक प्रकार की रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये क्या होता है, नदी के आसपास जम जाता है, ठीक है। और इस प्रकार हर साल क्या होता है, बाढ़ आने पर क्या होता है, पानी की जो तट होते हैं ना, फैलता है और ये उस जगह को क्या करते हैं, जमा देती है। इन्हीं को ही हम बाढ़ के मैदान, आप चित्र में देख सकते हैं, बाढ़ के मैदान कहते हैं। ये काफी ज्यादा उपजाऊ होता है बच्चों। जैसे क्या होता है, किसानों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी सूख जाता है तो आसपास का क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ बन जाता है, ठीक है। बाढ़ वाला मैदान काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नदी विसर्ग। अब नदी विसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, तो होता क्या है, नदी मार्ग के नदियां जब होती है एस आकार की घुमाव बनाती है, दिख रहा है आपको चित्र में, इसी को ही हम नदी विसर्ग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में, यानी मतलब जब इनकी प्रवाह जो होती है ना बच्चों, गति कम हो जाती है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में बहने लग जाती है और ज्यादा इनमें मिट्टी, कंकड़, बोझ, मतलब बोझ ज्यादा होता है, जिसके कारण इस प्रकार का क्या होता है, मोड़ बनने लग जाता है। और नदी की बाहरी किनारों पर क्या होता है, अपर्दन भीतरी किनारों पर निक्षेपण से घुमाव का आकार बढ़ता जाता है, जो काफी लंबे समय बाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। आपको दिख रहा होगा चित्र में किस तरह नदी आ रही लगी, बगल में क्या होती है, गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुफित नदी। अब गुफित नदी क्या होती है, आपको चित्र में बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होती है, जब नदियां होती है निचली घाटियों के बहाव से जब उनकी गति धीमी पड़ जाती है, तो नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद जमा, यानी कंकड़, पत्थर, जो भी चीजें जमा करने लगती हैं। इससे नदी क्या होती है, जैसे अब जमा एक जगह होने लग जाता है, तो जब जमा हो, आपको दिख रहा है जो डॉट डॉट से दिख रही है, यानी क्या होगा, जो बजरी होगा ना, ये सारे जमा हो चुका है। इस प्रकार से नदियां जो होती है कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बालू की बनी होती है, दीवार का टाइम काम करती है, और शाखाओं में बढ़ती ऐसी नदियों को गुफित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुफित नदी, जो निक्षेपित आकृति है। तीसरा आता है भूमजल के बारे में। अब बात करते हैं भूमजल। भूमजल का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी धरातल के नीचे जो चट्टानों में जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसमें क्या होता है, क्षैतिज अवस्था में क्या होता है, जो जल है ना वो प्रवाहित होता है, ठीक है। और चट्टानों का क्या करता है, इधर अपर्दन करता रहता है, यानी चट्टानों को तोड़ना फूटते रहता है। और चूना, ये जो चट्टान जिसमें चूना होता है, वो आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा जहाँ वर्षा होती है, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं, कई स्थल रूपों का निर्माण
करती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, भूम जल कहते हैं, यानी भूमि का जल कहते हैं। अब बात करते हैं भूमिगत जल, यानी भूम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूप, यानी भूम जल द्वारा निर्मित कौन कौन से स्थल रूप होते हैं। तो पहले बात करते हैं गोलरंध्र। अब गोलरंध्र मतलब क्या होता है बच्चों, ये कीप के आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से तो वृत्ताकार होते हैं, ठीक है, और इनकी गहराई क्या होता है, आधी से लगभग 30 मीटर या उससे भी ज्यादा अधिक होती है, ठीक है ना। ये आयताकार कीप के आकार के होते हैं, है ना। देखो आपको गड्ढा एक दिख रहा है कि ये दिख रहा है उसके अंदर, इसी को ही हम क्या कहते हैं, घोड़रंध्र कहते हैं। दूसरा आता है विलय रंध्र। ये कुछ गहराई पर क्या होता है, घोड़रंध्र के निचले वाले भाग से जुड़े होते हैं, यानी जो घोड़रंध्र की जो खाइयां हैं उससे जुड़ी होती है। उसमें चूना पत्थर क्या होता है, चट्टानों के तल पर क्या होता है, क्रिया करने का काम करने लग जाता है। आपको विलय रंध्र का चित्र भी आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं लैपिज। अब होता क्या है बच्चों, धीरे धीरे जो चूना युक्त चट्टाने जो होती है ना, वो ज्यादातर खाइयों में क्या होता है, बदल जाता है। जो चूना है वो खाइयों में बदल जाता है। अब पूरे क्षेत्र में एक अनियमित पतले पतले नुकीले टाइप के ना बच्चों कटक जम जाते हैं। आपको देखो किस तरीके से, जब ये सूख जाता है तो कटक जम जाते हैं, जिन्हें लैपिज कहते हैं। इनका निर्माण क्या होता है, चट्टानों में ना जो पानी जब घुल जाता है और घुलने के बाद जब सूख जाता है तो इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण या लैपिज का निर्माण होता है। बात करते हैं भूमिगत जल या भूम जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो मतलब पहले आता है स्टैलेक्टाइट। अब स्टैलेक्टाइट का मतलब क्या होता है, आप चित्र में ध्यान से देखिएगा। ये चूना युक्त प्रदेश होते हैं जहाँ निक्षेपण प्रक्रिया से स्थलाकृति बनती है। जैसे क्या होता है, जमीन के नीचे ना बहुत सी कंदराएं होती है, जो कंदराओं गुफाएं होती है ना, तो कंदराओं की छत से क्या होता है, जो चूना है ना मिला होता है। जब ऊपर से जल टपकता है ना, तो टपकने वाली जो बूंदों का जो कुछ अंश छत से लटका रह जाता है, और जल इसमें से जो पानी है भाप बनकर उड़ जाता है, और चूना छत के ऊपर ही क्या होता है, लटक जाता है। ऐसे ही लटकते हुए स्तंभों को कहते हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा स्टैलेक्टाइट। दूसरा आता है स्टैलेग्माइट। अब स्टैलेग्माइट का मतलब क्या होता है, जब चूना क्या होता है, मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे की ओर, यार ऊपर तो जल होगा ही लेकिन नीचे की तरफ भी तो आएगा, उसमें भी तो क्या होगा, चूना होगा, ठीक है ना। चूना वहीं धरातल पर क्या होता है, फिर कई बार क्या होता है, जो चूना है धरातल पर जम जाता है और पानी क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर नीचे की ओर एक स्तंभ खड़ा हो जाता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा आता है स्तंभ, यानी विभिन्न मोटाई के स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट दोनों बढ़कर जब आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कंदरा या स्तंभ या चूना स्तंभ कहा जाता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ये लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले, आज हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग, आखिर वायुमंडल का मतलब क्या होता है। तो वायुमंडल का मतलब क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर जो वायु जो है ना, जो वायु का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और ये आवरण क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से एक कंबल की समान चिपका हुआ है। और इसी वायुमंडल के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि सभी जीवों के जीवित रहने के लिए क्या होता है बच्चों, वायु जो होती है वो अति आवश्यक होती है। और जो विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, वायु कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। इसके साथ साथ बच्चों वायु का कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी गंध नहीं होता, गंध का मतलब उसे स्मेल नहीं होती है उसके अंदर, और ना ही कोई उसके अंदर क्या होता है, स्वाद होता है, ठीक है ना। इन सभी से युक्त नहीं होता वो वायुमंडल। अब बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत से प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, मीथेन, ओजोन और हाइड्रोजन। और इस प्रकार की बहुत सारी गैसेस क्या होती है, हमारे वायुमंडल में बच्चों पाई जाती है। अब बात करते हैं, देखो अब गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प भी होता है बच्चों, और धूलकण भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जलवाष्प का मतलब होता है भाप, और धूलकण भी होते हैं। और तापमान और वायु
दाब के आधार पर अगर देखा जाए बच्चों तो वायुमंडल को हमारे 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल है उसे 5 परतों में बांटा गया है। जैसे पहला आता है बच्चों क्षोभ मंडल, ठीक है ना, सबसे निचली परत होती है ये, और इसके ऊपर होता है बच्चों समताप मंडल, ठीक है, और इसके ऊपर यानी समताप मंडल के ऊपर होता है बच्चों मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर होता है बच्चों आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद क्या होता है बच्चों बाह्य मंडल। यानी बाह्य मंडल के बाद गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, क्या होता है मनुष्य उड़ने लग जाता है हवा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं बच्चों 5 क्या होते हैं हमारे जो परतें होती है हमारे वायुमंडल में। अब बात करते हैं बच्चों वायुमंडल का संगठन किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हमारा वायुमंडल क्या है, कुछ गैसों जैसे जलवाष्प और धूलकणों से मिलकर बना है। ठीक है ना। अगर गैसेस के बारे में बात की जाए तो अगर आपको पता होगा हमारे वायुमंडल की अधिकांश गैसें कौन सी है बच्चों, पहला आता है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितना 78.8% पाई जाती है नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 20.95% क्या होती है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य गैसें कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, आर्गन है, ओजोन है। इन सभी गैसों का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है ना, और सभी गैसें निश्चित अनुपात में बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कम हो गई तो दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो दिक्कत है। अगर आप जैसे उदाहरण के लिए अगर बात की जाए कि अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जला पाएंगे हम लोग, मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, तो हर गैस की अपनी एक महत्व होता है और अपना एक कार्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों आखिर जलवाष्प का मतलब क्या होता है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा बच्चों क्या होता है, किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु क्या होता है बच्चों, यानी जलवाष्प किस पर निर्भर करता है बच्चों, सूर्य तप पर निर्भर करता है। यानी जलवाष्प सूर्य तप का कुछ भाग सोख लेता है। जो सूर्य जलवाष्प क्या होता है बच्चों, सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को ग्रहण कर लेता है, और इस तरह पृथ्वी को अधिक क्या करता है हमारा गर्म करता है, और अधिक ठंडा होने से क्या करता है बचाता है। कौन, जलवाष्प। और आपको ये भी पता होगा ये जलवाष्प से ही क्या होता है हमारे वायुमंडल में क्या बनता है, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होता है। ठीक है, इसी जलवाष्प के कारण। अब बात करते हैं बच्चों धूलकण के बारे में। अब धूलकण का मतलब क्या होता है, यानी धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए क्या होता है केंद्रक का काम करता है। जो आर्द्रता है, जो नमी है ना, तो नमी को जो अब्जॉर्ब करता है वो कौन करता है, धूलकण करते हैं। और मेघों के निर्माण में क्या होता है बच्चों, धूलकण क्या होते हैं सहायक होते हैं। बिना धूलकण के बिना किसी भी बादल का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए अब गैसों के बारे में, विशेषता के बारे में बात करते हैं, कौन सी गैस की क्या विशेषता है। पहले बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि हमारी पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है बच्चों, 78.8% हमारी पृथ्वी पर क्या है नाइट्रोजन की मात्रा है, और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधों के लिए क्या होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, और उनके भोजन का मुख्य अंग कौन सा है, नाइट्रोजन है। किसके, पेड़ पौधों के। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ऑक्सीजन। तो आपको इस बात का तो पता ही होगा, इस गैस को जीवनदायिनी माना जाता है, या जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है बच्चों, 20.95% इसकी मात्रा है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन तक नहीं जला सकते। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारा कौन, तीसरे नंबर पे आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस होती है। ठीक है ना, इस कारण क्या होता है ये हमारे निचले परत में रहती है, और वायुमंडल में केवल ये 0.03% होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ओजोन गैस। आप सभी को पता ही है कि ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही क्या होता है अति न्यून मात्रा में मिलती है, और ये सूर्य से क्या करती है बच्चों, जो खतरनाक पराबैंगनी विकिरण होती है, अर्थात सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसे हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है, और ये खुद अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन गैस हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा,
ओजोन गैस हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी तो मनुष्य को चर्म रोग हो जाएगा। तो ओजोन गैस क्या करती, चर्म रोग का मतलब स्किन कैंसर, ठीक है, चेहरों का ज़्यादा वाइट पड़ना, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी क्या होता है, ओजोन गैस, इन गैस इससे क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती है, रक्षा करती है। बेसिकली इसका सबसे पहला जो छिद्र देखा गया था बच्चों, वो अंटार्कटिका में देखा गया था, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, आखिर हमारे तापमान और दाब के आधार पर मैंने आपको बताया था वायुमंडल को हमारी 5 परतों में बांटा गया है। चलिए प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं हमारा बच्चों क्षोभमंडल। अगर क्षोभमंडल की बात की जाए तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है बच्चों, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर जाने 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ भूमध्य रेखा पर बच्चों ये 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। और याद रखिए मौसम संबंधी जितनी परिघटनाएं होती है, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ठीक है ना, यानी मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती है बच्चों, क्षोभमंडल में होती है। तो क्षोभमंडल क्या कहता है, और अब बात करते हैं क्षोभमंडल जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल जो दशाएं होती है जो मनुष्य के लिए, वो कहाँ, क्षोभमंडल में ही पाई जाती हैं। और इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का निर्माण होना, ये सभी घटनाएं किसमें होती है बच्चों, क्षोभमंडल में होती है। और सभी मौसम संबंधी घटनाएं भी क्या होती है, इसी में होती है। इसीलिए क्षोभमंडल को क्या कहा जाता है बच्चों, जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों समताप मंडल के बारे में। तो आप सभी को देखो, समताप मंडल के बारे में बात की जाए तो ये परत 50 किलोमीटर तक फैली होती है, और इसके निचले भाग की बच्चों क्या है, ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब कहने का मतलब है इसके निचले जो भाग है ना, है 20 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता तापमान, ना तापमान बढ़ता है ना तापमान घटता है। इस परत के निचले भाग में क्या होती है, ओजोन गैस पाई जाती है, याद है, यानी ओजोन गैस किसमें, समताप मंडल के नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों मध्य मंडल के बारे में। तो इस परत का विस्तार कितना है बच्चों, 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इस परत में बच्चों क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आता है, गिरावट आती है। यानी आप मध्य मंडल में जाइएगा तो थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। अब आता है आयन मंडल। इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, और यहाँ उपस्थित गैस क्या होता है, कण, मतलब यहाँ जो कण मौजूद होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। अब क्यों आवेशित होते, याद रखिएगा, अगर हमारा आयन मंडल ना हो तो हम लोग यहाँ हमारी पृथ्वी पर फोन वोन भी नहीं चलेगा। आयन मंडल क्या करता है, पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं, जो आयन मंडल क्या करता है, परावर्तित करके हमारी पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, फोन उन पर बात कर लेते हैं और कुछ सूचनाएं हमें इसी से प्राप्त हो जाती है। एक आता है बच्चों हमारा बाह्य मंडल। तो आयन मंडल के ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चों, वो हमारा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल हो जाती है, वायु बहुत ही कम हो जाती है, जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में क्या होती है, विलीन हो जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं, आप हवा में उड़ने लग जाओगे, जो बाह्य मंडल है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से हमारा क्या है बच्चों, हमारे वायुमंडल का ये संरचना है बच्चों। मैंने इस वीडियो में जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर बच्चों आप मेरी वीडियोस को, सभी वीडियोस को देख लोगे, बस इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। मैंने अभी 12th क्लास का ही पेपर करवाया था बच्चों, ज्योग्राफी का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और मतलब बनवाया था, वही सारे क्वेश्चन उसमें भी आए हैं। आप लोगों में वैसे ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी वीडियोस जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।